गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम क्या क्या खत्म कर चुके हैं? नेशनल इनकम वाली यूनिट खत्म कर चुके हैं, जिसका सर्कुलर फ्लो वाला पार्ट बचा है। इसके अलावा बजट कल कर लिया और मनी एंड बैंकिंग भी कर लिया। 10 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 6 मार्क्स, 22 मार्क्स का हम अभी तक कवर कर चुके हैं। आज हम बीओपी वाली यूनिट खत्म करेंगे। कौन सी? बैलेंस ऑफ पेमेंट। और टाइम बच गया तो आज सर्कुलर फ्लो आज ही खत्म कर लेंगे। अच्छा, तो ये भी यूनिट कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की है। अच्छा, सबसे टेक्निकल यूनिट है। मैं बोलूँ जो सबसे हार्ड क्वेश्चन आ सकता है वो मुझे इस यूनिट का लगता है, क्योंकि ये पूरा टेक्निकल यूनिट है। अगर आपने पहले भी पढ़ा तो यू नो डिमांड सप्लाई वाली सारी चीजें इसमें आती है। अच्छा, क्लास 11 के डिमांड सप्लाई वाले कंसेप्ट भी आते हैं। चलो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। पहले फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ेंगे, देन बीओपी पढ़ेंगे। 6 मार्क्स की यूनिट है पूरी। आ जाइए ध्यान से जल्दी से। सबसे पहले आया मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब सर हर कंट्री की अपनी करेंसीज होती है। तो इंडिया के लिए, इंडिया के अलावा जो सारी करेंसीज हैं दोज ऑल आर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेन एक्सचेंज आर सेम थिंग। इंडिया की करेंसी कौन सी? आईएनआर, रुपी, राइट। तो इसके अलावा यूएस डॉलर और कौन सी करेंसीज हैं? पाउंड, यूरो, ये सब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। समझा क्या? चलो, ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। समझा गया? चलो, अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो हम कुछ बाहर से खरीदते हैं, बाहर वाला हमसे कुछ खरीदता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। पर हमारी करेंसी इंडिया के अंदर हम कुछ भी खरीदते हैं आईएनआर में होता है। सर यूएसए में कुछ भी खरीदते हैं यूएस डॉलर में होता है। तो अब इंडिया यूएस वाले अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो क्या करें? तो कोई कोई करेंसी नहीं है, कैसे एक्सचेंज करें? तो अब एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करना, उसके लिए किसका कंसेप्ट आया? फॉरेन एक्सचेंज रेट का। किसका कंसेप्ट आया? फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? सर अगर आपको दूसरी करेंसी चाहिए तो उसके लिए एक करेंसी कितनी देनी पड़ेगी? कहने का मतलब इफ आई वांट 1 US डॉलर, हाउ मच रुपीज आई शुड गिव? आज की तारीख में रेट क्या चल रही है? $1 टू रुपीज 82.76। समझा क्या? आज की तारीख में करीबन ये रेट चल रही। तो दिस इज नोन एज एक्सचेंज रेट। फॉर एक्सचेंज $1 आई हैव टू गिव 82.76 यूनिट्स ऑफ आईएनआर। समझा क्या? करेक्ट। ऐसे हर कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज रेट अलग चलती है। सर रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर। समझा क्या? चलिए अब आइए, करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट, करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है? क्योंकि यही कंसेप्ट डिसाइड करेगा कि जो करेंसी है, कौन सी करेंसी की डिमांड बढ़ने वाली है, कौन सी करेंसी की सप्लाई बढ़ने वाली है। लेट्स स्टार्ट विद करेंसी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है? खराब हो रहा है। अच्छा, हम किसके पॉइंट से पढ़ रहे हैं? होम करेंसी के पॉइंट से। हमारी करेंसी कौन सी है? होम करेंसी आईएनआर। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब इंडियन रुपी बढ़ गया या गिर गया? गिर गया। इंडियन रुपी गिर गया मतलब इंडियन रुपी की करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो गई। कहने का मतलब सपोज करिए 1 US डॉलर वॉज रुपीज 80। 1 US डॉलर वॉज रुपीज 80। तो मुझे 1 US डॉलर के लिए कितने रुपीज देने पड़ते थे? 80। नाउ करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। नाउ करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, तो अब 1 US डॉलर के लिए 85 रुपीज देने पड़ रहे हैं। दिस इज नोन एज करेंसी डेप्रिसिएशन। हम किसके पॉइंट से पढ़ रहे हैं? हमारी करेंसी। यूएस डॉलर तो अप्रिशिएट हुआ है, हमारी करेंसी क्या हुई है? डेप्रिशिएट। कैसे डेप्रिशिएट हो गई? सर पहले 80 रुपए देने पड़ते थे, 5 रुपए और देने पड़ रहे हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब सर जो डोमेस्टिक करेंसी है वो बेटा क्या हो गई? चीप। चीप बोल लो, सस्ती बोल लो, ठीक है क्या? और जो फॉरेन करेंसी है वो क्या हो गई? महंगी हो गई या फिर एक्सपेंसिव हो गई। समझा क्या? अरे समझा क्या? करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब क्या? हमारी करेंसी, हमारी करेंसी मतलब डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई? सस्ती हो गई या फिर चीप हो गई। और फॉरेन करेंसी क्या हो गई? एक्सपेंसिव हो गई या फिर महंगी हो गई। समझा क्या? कैसे महंगी हो गई? सर पहले 80 रुपए में 1 डॉलर आता, अब 85। 5 रुपए महंगी हो गई क्या? अरे हाँ या ना? ठीक है क्या? चलिए, अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इंपैक्ट क्या आएगा? पहले एक बार वापस डेफिनेशन देख लेते हैं। रेफर्स टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। समझा क्या? चलो, इसका मतलब इट मेक्स डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। ऐसे हो ना, मोर कैसे? मोर 5 रुपए ज्यादा।
पहले 80 रुपए में $1 आ रहा था, अब 85 रुपीज, तो 5 डोमेस्टिक करेंसी और लग रही, समझा। नाउ इसका इंपैक्ट समझते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट क्या है सर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स कैसे समझिए, अपन एक आईफोन के एग्जांपल समझते हैं, अपन ने पहले भी आईफोन के एग्जांपल समझा था, ठीक है। बाहर की करेंसी महंगी हो गई, हमारी करेंसी सस्ती हो गई, तो अब हमारे यहाँ पर आईफोन सस्ता हो गया, हमारे यहाँ पर आईफोन सस्ता हो गया, तो अब मैं यूएस से आईफोन खरीदूंगा क्या? नहीं, यूएस से आईफोन नहीं खरीदूंगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ही सस्ता पड़ गया। अब यूएसए वाले आईफोन कहां से खरीदेंगे? इंडिया से। अब इंडिया से आईफोन यूएसए जा रहा है, तो इंपोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है? एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए, इंक्रीज इन एक्स, वाई इंक्रीज इन एक्स लिखा मैंने, याद करिए, याद करिए, x माइनस एम एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपोर्ट इज रिटन एज x, शॉर्ट में लिखा इसलिए, एग्जाम में मत लिख क्या जाना इंक्रीज इन x, समझा क्या? वो फाइंड x करते रहेगा मैक्स की तरह, समझा क्या बेटा? चलो, तो इंक्रीज इन x, समझा, क्योंकि आईफोन अब इंडिया में सस्ता हो गया, तो हम भी इंडिया में खरीदेंगे और बाहर वाले भी इंडिया से खरीदेंगे। अब अगर हम भी इंडिया से खरीद रहे तो अब हम यूएसए से खरीद रहे हैं क्या? नहीं, तो हम इंपोर्ट कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया, तो डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, समझा क्या? क्योंकि अब हम यूएसए से आईफोन नहीं खरीदे, हम खुद ही खरीद रहे, मेक इन इंडिया, समझा क्या? अरे हाँ या ना? अब एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट कम हो गया, मुझे बताइए नेशनल इनकम पे क्या इंपैक्ट आएगा? बढ़ जाएगी, नेशनल इनकम विल इंक्रीज, वाई? याद करो फॉर्मूला था C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, तो x बढ़ गया, m कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला कंपोनेंट इंक्रीज हो गया, तो नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ गई। दूसरा लॉजिक भी देख लो सर, इसकी वजह से इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ेगी, समझा क्या? जल्दी से, करेंसी डेप्रिसिएशन, व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन? सर इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी जो है, या इंडिया की करेंसी या जो भी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी, वो क्या हो गई? चीप हो गई एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, तो अब फॉरेन करेंसी के लिए और डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ेगी। इसका इंपैक्ट क्या है? 3 इंपैक्ट है सर, एक्सपोर्ट बढ़ गए, इंपोर्ट कम हो गए, इस चक्कर में नेशनल इनकम भी बढ़ गई। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो अगला, करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन मतलब उल्टा डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन का उल्टा यहाँ पर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। बोले तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई? मोर वैल्यूएबल एंड लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। कहने का मतलब सर पहले $1 रुपीज 85 था, समझा? आज तक 85 गया नहीं, मैंने ऐसे लिखा है हाइपोथेटिकल, ठीक है क्या? $1 कितना था? 85 रुपीज। नाउ $1 इज 80 रुपीज, तो अब हमारे को कम पैसा देना पड़ रहा है, ज्यादा? कम पैसा देना, क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू बढ़ गई है। तो करेंसी अप्रिसिएशन में क्या हुआ? डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई? एक्सपेंसिव, या मैं बोलूं महंगी हो गई, और फॉरेन करेंसी बेटा क्या हो गई? चीप, सस्ती हो गई, समझा क्या? अरे हाँ या ना? अब मुझे बताओ, अब हम महंगे हो गए, बाहर वाले सस्ते हो गए, तो अब हम कहां से आईफोन खरीदेंगे? यूएसए से। अगर हम आईफोन यूएसए से खरीदेंगे, अगर हम आईफोन यूएसए से खरीदेंगे, तो हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, करेक्ट क्या? क्योंकि अब हम बाहर से खरीद रहे हैं, तो यूएसए से कोई भी इंसान यूएसए जा रहा है जान पहचान का, उसको बोल रहा है आईफोन लेते हुए आना, होता भी ऐसा है। अगर आपका कोई भी जान पहचान वाला यूएस से आ रहा होता है तो उससे आईफोन, एप्पल वॉच वगैरह सब मंगवाते हैं, क्योंकि वहां पे सस्ता पड़ता है। दूसरी बात, अब वहां सस्ता माल पड़ रहा है और इंडिया के अंदर महंगा है, तो क्या यूएसए वाले या दुबई वाले इंडिया से आईफोन खरीदेंगे क्या? इंडिया से चीजें बाहर नहीं जा रही, तो एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो एक्सपोर्ट भी क्या हो गए? कम। तो अब नेशनल इनकम बढ़ेगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जो x माइनस एम वाला कंपोनेंट है वो कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी? कम, समझा क्या? अरे समझा क्या? देखो, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स एक्सपेंसिव हो गए, फॉरेन गुड्स चीप हो गए, तो हम बाहर से खरीदेंगे, करेक्ट? देशभक्ति वाला एंगल मत डालना यहाँ पर, पैसा लगता है इंसान देशभक्ति नहीं दिखता, करेक्ट क्या? अभी यहाँ पे भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग जिनके पास आईफोन होगा, उनका इंडिया का आईफोन नहीं होगा। ठीक है,
है क्या? अगला डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। वाई डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स? क्योंकि हम इंडिया से अब खरीदेंगे नहीं, बाहर वाले इंडिया से अब नहीं खरीदेंगे, वो उनके देश में ही खरीद लेंगे क्योंकि यूएसए में ही सस्ता है। तो डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। और सिमिलरली डिक्रीज इन नेशनल इनकम। समझा क्या? क्लियर? करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। यहाँ पे डोमेस्टिक गुड्स क्या हो गए? चीप। वहां पे डोमेस्टिक गुड्स क्या हो गए? एक्सपेंसिव। समझा क्या? तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट्स बढ़ते हैं। समझा क्या? एग्जाम्पल दे रखा, एग्जाम्पल तो दे ही देंगे। $1 80 का था, 85 का हो गया। $1 85 का था, 80 का हो गया। समझा क्या सबको? करिएगा इस क्वेश्चन। बताना है कौन सी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, कौन सी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है या ऊपर करूं? ठीक है। कौन सी करेंसी अप्रिशिएट, कौन सी करेंसी डेप्रिशिएट? बेटा रजिस्टर निकाल लेना, आंसर लिख लेना। ठीक क्या? अच्छा ये यूरो है या पाउंड है? हाँ पाउंड है बेटा, पाउंड। यूरो अलग होता है। हाँ हाँ करो करो, कोई बात नहीं। अप्रिशिएट डेप्रिशिएट बताओ। अरे इसको डॉलर कर लेना। दिस इज $3। भाई ये यूरो पाउंड हो रखा था, इसको डॉलर कर दिया। $3 है ये। समझा क्या? चलो हुआ क्या बेटा, दिमाग लाना। 1 2 में थोड़ी मैक्स लगेगी। मैक्स लगी मतलब एक को कंपेयर करना पड़ेगा वैसा, इक्वेशन सॉल्व करके। बिल्कुल बेसिक है। हाँ जी हुआ क्या, बिल्कुल इजी है भाई। चलो बताओ, फर्स्ट में कौन अप्रिशिएट कौन डेप्रिशिएट? डॉलर इज डेप्रिशिएटिंग एंड पाउंड इज एप्रिशिएटिंग। ये डेप्रिशिएट ये एप्रिशिएट। कैसे? समझो बेटा, उधर इसको 1 के टर्म्स में करे तो 1 पाउंड वाज $1.5। यहाँ पे नाउ 1 पाउंड इज $2। समझा? अरे हाँ या ना? समझा कैसे किया? 1 के टर्म्स में कर दिया। चलो सेकंड बताओ। INR डेप्रिशिएट हो गया। कैसे? क्योंकि अब $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज, तो INR क्या हो गया? डेप्रिशिएट। और यूएस डॉलर क्या हो गया? एप्रिशिएट। लास्ट तो बिल्कुल इजी था, पहले 52 इक्वल्स टू 1 सिंगापुर डॉलर, नाउ 50, तो इंडियन करेंसी यहाँ पर एप्रिशिएट, सिंगापुर डॉलर डेप्रिशिएट। ठीक है, थर्ड बताइए। INR क्या हो गया? एप्रिशिएट। और पाउंड डेप्रिशिएट। समझा क्या सबको? अरे समझा क्या कैसे? सिर्फ यहाँ पर यानी 1 पाउंड क्या हो गया? 70 रुपीज। यहाँ पर 1 पाउंड कितना रह गया? 60। बस ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए 2 या 3 के अंदर कर दिया। आप उसको 1 के अंदर इक्वेट कर लोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। समझा क्या सबको? किसके चारों सही थे?
के जो गलत है समझ आया क्या क्यों हुआ? अरे समझा क्या क्या किया? चलो गाइस आ जाइए। ठीक है चलिए। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट तीन तरीके से होती है, तीन सिस्टम्स है फॉरेन एक्सचेंज रेट के। वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम आल्सो नोन एज पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेकंड इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। थर्ड इज मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम जिसके बारे में हमने कल डिस्कस भी किया था, सेंट्रल बैंक पढ़ रहे थे, आरबीआई डर्टी फ्लोटिंग। चलो तीनों देखते हैं क्या। नाउ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम सुनिएगा, नाम से समझ आ रहा है कुछ चीज फिक्स्ड है तो कौन फिक्स कर सकता है? गवर्नमेंट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। समझा क्या? चलिए क्यों है? टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। हाउ? बिकॉज वरना क्या होता है, मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है और मार्केट फोर्सेस कैन बी वॉलेटाइल, राइट? इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं लोग बाग, मार्केट बड़े प्लेयर आके, लेकिन जब गवर्नमेंट फिक्स कर रही है तो बाहर के लोगों से इंट्रैक्शन नहीं है, तो इट विल बी स्टेबल। समझा क्या? चलिए अब ऑब्वियस बात है इस चक्कर में उनको इस चीज का एक सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? लार्ज रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे तभी उस लेवल को फिक्स कर पाएगी। ठीक है क्या? अच्छा यहाँ पे कोई भी कंट्री दूसरी करेंसी या दूसरे कमोडिटी के साथ खुद की करेंसी को टाई करती है, इसलिए इट इज आल्सो नोन एज पेगिंग। समझा क्या? टेक्सटाइल्स स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, सिल्वर और अदर प्रेशियस metal, another country's currency also, or even some internationally agreed unit of account. When value of domestic currency is tied to the value of another currency, it is known as pegging. मतलब क्या होगा यहाँ पे अपनी कंट्री किसी एक्सटर्नल चीज से खुद की वैल्यू को टाई करेगी। पहले गोल्ड होता था, फिर हुआ, फिर बाद में सबने यूएस डॉलर को फिक्स कर दिया था। समझा क्या? चलिए when value of a currency is fixed in terms of some other currency or in terms of gold, it is known as parity value of currency. अब सुनना, नॉर्मली क्या होता है? डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, लेकिन जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है तो डेप्रिसिएशन इज नोन एज डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन इज नोन एज। समझा क्या? अच्छा तो इससे एक बात समझ आई क्या? क्या समझ आई सर? डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट सेम होगा और रिवैल्यूएशन और अप्रिसिएशन का इंपैक्ट सेम होगा। मतलब अगर डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन हो रहा है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होंगे, नेशनल इनकम बढ़ेगी। अरे हाँ या ना? करेक्ट क्या? सिमिलरली जब रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन वाला केस है तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, नेशनल इनकम कम हो जाएगी। समझा क्या? अरे बिल्कुल समझा ना बात? इंपैक्ट इज सेम, बस टर्म्स अलग है। अच्छा अब यहाँ पे कंट्री खुद अपनी करेंसी को डिवैल्यू या रिवैल्यू करती है। हमने इंडियन इकोनॉमी पढ़ा है कि जानबूझ के करेंसी को डिवैल्यू कर दिया था रिफॉर्म्स में 1991 में, याद आ रहा है क्या? तो खुद गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है क्या? देखो devaluation refers to reduction in value of domestic currency by government, is to occur when the exchange rate is increased by the government under fixed exchange rate system. Revaluation refers to increase in the value of domestic currency by government. Same impact. एप्रिसिएशन में हमारी करेंसी बढ़ती थी, रिवैल्यूएशन में भी हमारी करेंसी बढ़ती, पर यहाँ पे कौन बढ़ा रहा है? गवर्नमेंट। डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन में हमारी करेंसी कम होती थी, डिवैल्यूएशन में भी हमारी करेंसी कम हो रही, लेकिन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। इंपैक्ट इज सेम सेम। समझा क्या? समझा क्या? चलो अच्छा आइए, devaluation refers to reduction in price of domestic currency in terms of all foreign currencies. Depreciation refers to fall in market price of domestic currency in terms of a foreign currency due to government, due to market forces. Takes place under fixed exchange rate, takes place under flexible. समझा क्या? सेम ऐसा आप appreciation और revaluation का भी बना सकते हो। ये पॉइंट सेम, ये पॉइंट सेम, ये पॉइंट सेम, ये पॉइंट सेम, बस यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। रिवैल्यूएशन refers to increase in the price, appreciation refers to increase in market price या rise in market price। अरे हाँ चले क्या आगे? जल्दी से देखो बेटा, फिक्स एक्सचेंज रेट में सिस्टम में क्या हुआ सर? यहाँ पे एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? उसको बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और गोल्ड वगैरह को मेंटेन करना पड़ता है,
इस चक्कर में गवर्नमेंट, और दूसरी चीज गवर्नमेंट अपनी करेंसी को किसी एक्सटर्नल वैल्यू से टाई करती है, दिस इज नोन एज पेगिंग। समझा कि जैसे गोल्ड आज की तारीख में यूएस डॉलर, समझा चले क्या? चलो यहाँ पर क्या होता है, करेंसी गिरती है तो डिवैल्यूएशन, करेंसी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन, समझा? इंपैक्ट इज सेम। चलिए फिक्स एक्सचेंज रेट वर्सेस, अच्छा सॉरी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज नहीं पड़ा अभी, दिस इज व्हाट, यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा सब कुछ? everything will be decided by market forces, ठीक है क्या? in which is determined by forces of demand and supply of different currencies in a foreign exchange market. डिमांड एंड सप्लाई आता है तो उस वर्ड इज नोन एज मार्केट फोर्सेस, ठीक है क्या? नो ऑफिशियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फ्री, समझा क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम, समझा क्या? चलो डिफरेंस देख लो जल्दी से। बाय गवर्नमेंट, बाय फोर्सेस, कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहाँ पे एक्सचेंज रेट विल ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग क्योंकि मार्केट फोर्स इंटरेक्शन करते रहेंगे, यहाँ पे स्टेबल रहती है। यहाँ पे गवर्नमेंट को, ये नेगेटिव पॉइंट है, गवर्नमेंट को यहाँ पर लार्ज स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है फिक्स में, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट है ही नहीं तो वहाँ पे फ्री एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, यहाँ पर डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, समझा क्या? क्लियर? चलो बेटा आ जाओ, जो सबसे ज्यादा चलता है आज की तारीख में दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, ठीक है क्या? नाउ दिस इज बेटा हाइब्रिड, दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, कि वैसे तो मार्केट फोर्स डिसाइड करेगी लेकिन लिमिट के ऊपर जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो सेंट्रल बैंक आके इंटरवीन करेगी, दैट्स व्हाट इज नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। फ्लोटिंग तो हो रही है लेकिन चीटिंग हो रही है, इसलिए डर्टी फ्लोटिंग। क्या बोला सर? एक लिमिट, एक समझो ऐसा एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मान लो $1 के लिए सरकार ने एक लिमिट सेट कर दी, एग्जांपल सुनना, सरकार ने एक लिमिट सेट कर दी कि 75 से 80 के बीच में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 75 से 80 के बीच में क्या रहेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्स, कि 75 रहना है, 76, 77, 78, 79 या 80, इतना समझा? अब दिस इज व्हाई इट इज नोन एज फ्लोटिंग आल्सो, इसलिए फ्लोटिंग वर्ड है क्योंकि 75 से 80 कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्स। अब लेकिन बेटा 80 के ऊपर जाए या 80 से कम जाए तो कौन इंटरवीन करेगा? सेंट्रल बैंक। नाउ सेंट्रल बैंक कैसे इंटरवीन करेगा? सप्लाई और डिमांड को इंक्रीज करके, या तो बेचेगा या फिर खरीदेगा, वो इंटरवीन करता है, इसलिए इट इज नोन एज डर्टी फ्लोटिंग, समझा क्या सबको? बोलो ना। in which foreign exchange rate is determined by market forces and central bank, don't write RBI, you have to write central bank influences the exchange rate through intervention in the foreign exchange market, समझा ना सबको? हाइब्रिड और मिक्सचर ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, कैसे? फ्लेक्सिबल मार्केट फोर्स और फिक्स्ड कैसे? क्योंकि इधर उधर जाता तो गवर्नमेंट इंटरवीन करी, सेंट्रल बैंक होता गवर्नमेंट ही लॉजिकली, अरे है ना? चले, exchange rate is primarily determined by forces of demand and supply, ठीक है क्या? But it is managed by way of intervention by RBI, right? ध्यान देना, also known as dirty floating, also known as dirty floating. Dirty float is a system in which value of a country is allowed to change in relation to other but is controlled or manipulated. और क्लीन फ्लोट क्या हो जाएगा? जहां पे आरबीआई इंटरवीन नहीं करते, क्लीन फ्लोट वेयर सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरवीन, समझा क्या? चले आगे, चलो अच्छा फ्लेक्सिबल वर्सेस मैनेज्ड। फ्लेक्सिबल में आरबीआई या सेंट्रल बैंक आ रहा है क्या? नो। डर्टी फ्लोटिंग में आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? मैनेज्ड फ्लोटिंग, क्योंकि संभाल खुद ही रहे, ठीक है क्या? क्लीन फ्लोट नो आरबीआई या सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, समझा क्या? फ्री फ्रॉम इंटरवेंशन अदर देन मार्केट फोर्सेस, किसके अंदर? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर। ऑन द अदर हैंड is a market rate which can be influenced by intervention of central bank in the foreign exchange market to control unfavorable impacts of flexible exchange rate, समझा क्या? चलो जल्दी से, अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन देखा, देन तीन सिस्टम है एक्सचेंज रेट के, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज्ड फ्लोटिंग। फिक्स्ड के अंदर एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, रिजर्व्स मेंटेन करने
पढ़ते, पेगिंग एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। यहाँ पर क्या होता है, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। फ्लेक्सिबल, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हाईली वॉलेटाइल, क्योंकि प्राइस विल कीप ऑन चेंजिंग। कोई फ्री रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत, एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नो इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट, यहाँ पे अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। नाउ मैनेज फ्लोटिंग, कि सर प्राइमरी रेट विल बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, पर उसमें कुछ अनफेवरेबल इंपैक्ट्स आएंगे तो आरबीआई और सेंट्रल बैंक विल इंटरवीन। दैट्स व्हाई नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। समझा, तीनों चीज क्लियर सबको? चलो आ जाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो बेटा एक बात समझना, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए होगी, घर में रखेंगे क्या? नहीं, बाहर के लिए चाहिए। तो बेटा डिमांड को रिलेट करना किस वर्ड से, डिमांड को किससे रिलेट करना, आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब हमारे पास से फॉरेन करेंसी बाहर जाने वाली है। क्या बोला मैंने, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड क्यों करेंगे बेटा, तुम बाहर घूमने जा रहे हो, यूएस डॉलर डिमांड करोगे ना, तो वो खुद के पास तो ना रखने वाले हो, बाहर ही जाएगा ना देश से। तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मतलब देश से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाने वाला है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लॉजिकली समझ लेना बेटा, सप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, इनफ्लो, कि फॉरेन एक्सचेंज आने वाला है। क्लियर, सबको क्लियर? अब समझो, सबसे पहला इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट्स मतलब बाहर से हम प्रोडक्ट खरीद, अब बाहर से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप रुपीस दे दोगे क्या? नहीं, आपको यूएस डॉलर चाहिए होंगे। तो आप इंडिया के अंदर जाओगे, रुपीस को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करोगे और फिर यूएस डॉलर को बाहर देकर आओगे। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो डिमांड इसलिए, समझा क्या, टू इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। समझा क्या? सेकेंड, टूरिज्म, बेटा आप इंडिया के बाहर घूमने जा रहे हो, अरे समझा क्या, समझो तुम बेटा एग्जाम के बाद गोवा की जगह थाईलैंड जा रहे हो, तो तुम आईएनआर लेके जाओगे क्या? नहीं, समझा क्या, अरे हाँ या ना, अरे समझा क्या? तो अब हमारे को फॉरेन करेंसी चाहिए होगी क्या? करेक्ट, समझा? तो देश से फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी। तीसरा, यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड। यूनिलेटरल बोले तो वन साइडेड ट्रांसफर। समझा क्या? मान लो घूमने गए, हार्दिक वहीं रह गया, थाईलैंड ही रुक गया, तो अब हार्दिक के पापा यहाँ से उसको थाईलैंड वाली करेंसी भेजेंगे बार बार। समझा क्या? तो दिस इज व्हाट यूनिलेटरल वन साइडेड ट्रांसफर टू अब्रॉड। समझा क्या? अरे समझा क्या? बड़ा समझो, तुम बाहर पढ़ाई करने जा रहे हो, अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप लोग एमबीए करने बाहर जा रहे हैं, समझा क्या? तो घर वाले आईएनआर तो ना भेजेंगे, अरे हाय ना, घर वाले फॉरेन एक्सचेंज भेजेंगे ना, जिस भी करेंसी में आप हो। तो दिस इज व्हाट वन साइडेड ट्रांसफर टू अब्रॉड। ठीक है क्या? चलो बेटा, फोर्थ, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। अब आप मान लीजिए लंदन वंदन कहीं भी फॉरेन करेंसी के अंदर, उधर देश के अंदर कोई जमीन खरीद रहे हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आईएनआर में करोगे क्या? उधर की कंट्री में पेमेंट करना पड़ेगा। तो देश से फॉरेन एक्सचेंज आया या गया? गया। समझा आउटफ्लो? फिफ्थ बेटा, स्पेकुलेशन। व्हाट इज स्पेकुलेशन? इंक्रीज इन द वैल्यू। आप सट्टा मान लो या कुछ बोले, स्पेकुलेशन को गंदा टर्म, गैम्बलिंग इज सट्टा करीबन, स्पेकुलेशन इज हेल्थी मूवमेंट कहते हैं इधर, कि आप कुछ भी खरीद रहे हो या बेच रहे हो इस टर्म से कि या तो इंक्रीज होगा या फिर जैसे हम स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं, क्यों? इंक्रीज होगा। बेचते कब है? जब डिक्रीज होगा। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्यों? इंक्रीज या डिक्रीज। तो आप कितने बार, कितने लोग हैं जो फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं तो फॉरेन करेंसीज भी खरीदते हैं, तो फॉरेन करेंसीज क्यों खरीद रहे हैं? या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज। दिस इज नोन एज स्पेकुलेशन। समझा कि आपने पाउंड्स खरीदे, बाद में बेचोगे, लेकिन खरीदे क्यों? स्पेकुलेशन के लिए। तो आज तो जा रहे हैं ना फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा बेचने के लिए बाद में। ठीक है क्या? सिक्स, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। लॉजिकल बात है, लोन्स रीपे कर रहे हैं बाहर के, तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ही जाएगा, आईएनआर में तो ना पैसे भेजेंगे उनको। समझा क्या? जल्दी से बेटा, डिमांड मतलब क्या है? आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए बाहर देने के लिए, बोलो तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारी जेब से बाहर पैसा जाने वाला है। समझो, तो बाहर जो जो पेमेंट करेंगे, इंपोर्ट किया, बाहर घूमने गए, टूरिज्म वहीं रुक गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर। परचेज कर रहे हैं, स्पेकुलेशन एंड रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा बाद में कि डिमांड हो रही है या सप्लाई, इस इंपैक्ट से डिमांड बढ़ने वाली है या सप्लाई बढ़ने वाली। समझा क्या? अरे बोलो ना। चलो, डिमांड कर्व, जैसे 11th में था डिमांड कर्व, इफ यू रिमेंबर, डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज इनवर्स रिलेशन बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड क्वांटिटी। समझा क्या? अरे समझा क्या? बोलो ना।
समझो ऐसा, ये रेट थी तो ये क्वांटिटी थी, सॉरी ये रेट थी तो ये क्वांटिटी थी, ऐसा समझो, ठीक है क्या। अब एक्सचेंज रेट कम हो गई, एक्सचेंज रेट कम हो गई, बाहर की कंट्री की जो भी रेट थी वो कम हो गई, चीप हो गई। टूरिज्म जैसे बाली, वियतनाम, ये सब चीप कंट्रीज है, तो यहाँ पे लोग बाग फिर जाते जाते, जैसे करेंसी कम हुई उसकी डिमांड बढ़ गई। अरे समझा क्या, अरे हाँ या ना। So that's a downward slope, inverse relation between exchange rate and quantity of exchange, foreign exchange, समझा। चलो आ जाओ, सप्लाई, सप्लाई बोलो तो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, समझा क्या। तो सबसे पहला वहां पे इंपोर्ट था तो यहाँ पर एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट हो रहा है तो उनको आईएनआर चाहिए होंगे, लेकिन आईएनआर के लिए पहले उनको हमें क्या देना पड़ेगा, डॉलर। तो हमारे पास इनफ्लो आने वाला है। सेकंड, बाहर वाले लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सुना होगा बेटा गांधीनगर के उधर बन रहा है गिफ्ट सिटी, पता है क्या, गिफ्ट सिटी बन रही है। छोड़ो गिफ्ट सिटी बेटा, वो मत सोचना वैलेंटाइन पे जाओगे गिफ्ट लेके आओगे, वो वाले गिफ्ट नहीं, बाहर से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन सब के लिए पूरी गिफ्ट सिटी पूरी बन रही है मुंबई लेवल पर, गांधीनगर के उधर। छोड़ो, बाहर वाले लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडीआई, अपन एफडीआई पे रहते हैं, गिफ्ट विफ्ट छोड़ो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वो आएंगे तो इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे, रुपीस में करेंगे क्या, हमें तो डॉलर देंगे, भले ही रुपीस में करेंगे लेकिन हमसे तो डॉलर पहले लेना पड़ेगा, हमें डॉलर, हम आईएनआर देंगे उनको, वो हमें डॉलर दे देंगे, तो हमारे पास इनफ्लो आने वाला, ठीक है क्या। तीसरा, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, मान लो हार्दिक वहां पे बहुत अच्छा बिजनेस डाल लिया इसने, अब किसका डाला वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है क्या। तो अब ये घर पे पैसे भेज रहा है तो घर पे डॉलर भेजेगा ना, अरे हाँ या ना। तो रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। फोर्थ, स्पेकुलेशन, बाहर वाले लोग इंडियन करेंसी खरीद रहे हैं फॉर स्पेकुलेशन। लोन्स बाहर से आ रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ही आएंगे, फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। एंड ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम अब्रॉड, समझा क्या, जल्दी से। सप्लाई मतलब पैसा आ रहा है जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, एक्सपोर्ट। अच्छा ये भी मैं बोल सकता हूँ, इधर एक और एग्जांपल ऐड कर सकता हूँ, इंडिया का टूरिज्म, बाहर से लोग आ रहे हैं सेवन वंडर्स देखने, समझा क्या, अरे हाँ ना, पुष्कर इंटरनेशनल फेस्टिवल खेलने, अरे समझा क्या, ये तो दिस इज अलाउड, ठीक है क्या, पहले वाला ठीक है, हाँ समझा क्या। तो हमारे पास अब फॉरेन एक्सचेंज आएगा, टूरिज्म इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, ताजमहल देखने आ रहे हैं, जो भी ले लो, ठीक है क्या, अरे हाँ। एक्सपोर्ट, बाहर वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर वाले स्पेकुलेशन कर रहे हैं, लोन मिल रहा है, समझा क्या। चलें आगे, चलो अब इसका भी क्या होगा, इसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये कैसे बनेगा, अपवर्ड स्लोप है, बचपन में जैसे करते थे बेटा, बचपन बोले तो 11वीं, सप्लाई कर्व ऐसा बनता है, तो यहाँ पर भी सप्लाई कर्व ऐसे, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन, कैसे समझो, रेट बढ़ गई, रेट अप्रिशिएट हो गई फॉरेन करेंसी, तो हम डेप्रिशिएट हो गए, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते थे कम होते थे, बढ़ते थे, तो हमारे पास अब डॉलर और आएगा, समझा क्या। तो फॉरेन एक्सचेंज और आएगा, यहाँ पे देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, समझा क्या है अभी तक। चलो now let's come to very important topic, that is बेटा determination of equilibrium exchange rate, similar to कक्षा 11वीं में जैसे इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता था सर, जहां डिमांड और जहां सप्लाई का वगांडा फॉरएवर हो जाता था, जहां वो इंटरसेक्ट कर जाते थे, तो यहां पर भी जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर जाएंगे, दैट विल बी द एक्सचेंज रेट, दैट विल बी द एक्सचेंज रेट। देखो अगर ये दिख रहा है कर्व, तो देखो ये रहा डिमांड कर्व, ये रहा सप्लाई कर्व, ये इंटरसेक्ट हुआ, दैट इज द एक्सचेंज रेट, समझा क्या। एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहां पर ये चीजें लिखना भूल मत जाना, वरना पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझा। अब दूसरी बात, अब हम आने वाले हैं बहुत टेक्निकल वाली बातों पर, हम आने वाले हैं किस पर, बहुत टेक्निकल बातों पर। एक सेकंड समझ लेना। अब इक्विलिब्रियम तो हमने कैसे बोला, कैसे बनेगा इक्विलिब्रियम, कैसे बनेगा, दिस इज डिमांड और सप्लाई, डिमांड, दिस इज सप्लाई, जहां इनका इंटरसेक्शन हुआ दैट बिकम्स द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम रेट, अरे हाँ या ना, ये एक्सचेंज रेट। अब लॉजिकल बात है, मार्केट फोर्सेस चल रहे हैं, लॉजिकल बात है क्या चल रहा है, मार्केट फोर्सेस चल रहे हैं, तो इट विल नॉट रिमेन सेम, क्योंकि देयर विल बी आइदर इंक्रीज इन डिमांड और आइदर इंक्रीज इन सप्लाई,
समझा? आइदर इंक्रीज इन डिमांड और आइदर इंक्रीज इन सप्लाई, करेक्ट? तो अब डिमांड या तो इंक्रीज होगी या फिर डिमांड डिक्रीज होगी, या सप्लाई इंक्रीज होगी या सप्लाई डिक्रीज होगी। अब आपको एग्जाम में बस क्या करना है, वही जो हम 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ प्राइसेस, जहां डिमांड बढ़ती थी राइट वर्ड शिफ्ट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो एक चीज, एक कंसेप्ट आपको मैं याद दिला रहा हूं, ध्यान देना। जब भी डिमांड या सप्लाई क्या होने वाली है, इंक्रीज, मैंने क्या बोला, जब भी डिमांड एंड सप्लाई क्या होने वाली है, इंक्रीज, इनके कर्व्स के अंदर क्या आएगा, इनके कर्व्स के अंदर क्या आएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट मतलब समझिए, डिमांड बढ़ी, डिमांड, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई। अच्छा एक बात सुनिएगा, आपके एग्जाम में अच्छी बात यह है कि दोनों साथ में इंक्रीज डिक्रीज नहीं होंगे, एक ही चीज का इंपैक्ट आपसे पूछा जाएगा। केस स्टडी आएगी, सुनना एक सेकंड के लिए पूरी मेरी बात सुनिए, मैं क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना। डिमांड सप्लाई बनी है, एग्जाम में कुछ आएगा कि ये चीज हुई, बताइए एक्सचेंज रेट पर क्या इंपैक्ट आएगा, करेक्ट? क्या, तो आपको बस ये पकड़ना पड़ेगा, इससे डिमांड बढ़ने वाली है या सप्लाई बढ़ने वाली। डिमांड बढ़ने वाली है तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट किया तो पहले ये रेट है, ठीक है? डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होगा, तो न्यू इंटरसेक्शन इज दिस पॉइंट, न्यू इंटरसेक्शन इज दिस पॉइंट, तो दिस विल बी द रेट नाउ। तो एक्सचेंज रेट बढ़ी या कम हुई, बढ़ गई, समझा क्या? अरे बोलो ना, बहुत टेक्निकल बात है। सिमिलरली मान लो डिमांड कम हो जाती, मैंने क्या बोला, मान लो डिमांड कम हो रही है, क्वेश्चन में जो भी केस स्टडी है उससे इंपैक्ट क्या आ रहा है, डिमांड कम होने वाली है। तो डिमांड को कम कैसे करेंगे, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ले लो, तो न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट इज दिस, तो दिस अब क्या रेट क्या हो गई, डिक्रीज होगी, तो एक्सचेंज रेट विल फॉल और एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज, समझा क्या? सिमिलरली विल हैपन विद सप्लाई, अब सप्लाई के पॉइंट्स आ रहा है तो ठीक है क्या? अब कोई ऐसी चीज हुई जिससे सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो न्यू एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करेगी, जहां उनका न्यू इंटरसेक्शन हुआ दिस, तो सप्लाई बढ़ गई तो एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज। सिमिलरली एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया जिससे सप्लाई कम होने वाली, तो सप्लाई कर्व में क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो, अरे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो एक्सचेंज रेट बढ़ गई, समझा क्या? भले आप कितने इंटेलिजेंट बच्चे बेटा एग्जाम में इसको साइड में ऐसे सॉल्व करके बना लें, भले 1 मार्क का क्वेश्चन है, डू दिस विथ ऐसा, समझा क्या? वरना जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। और एग्जाम में आप सुनिए 6 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, बताओ डिटरमाइन करिए कैसे होता है, तो भी हम कर लेंगे। और 2-3 मार्क 4 मार्क का केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है तो भी आप बता सकते हो, समझा क्या? साइड में हमेशा लिखिएगा क्या, ऐसे बना लेना साइड में खुद, जिससे आप श्योर हो आंसर क्या होने वाला है। आपको बस सबसे पहले क्या करना है, सुनिए 2 स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट ये देखना है क्वेश्चन में डिमांड में चेंज हो रहा है या सप्लाई में, समझा? सेकेंड स्टेप विल बी, दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप विल बी इंक्रीज हो रही है डिमांड या सप्लाई या डिक्रीज हो रही है, जो भी हो रहा है फिर उसके साथ मूवमेंट करके कर दीजिएगा, समझा क्या? अरे बोलो ना, देखो चेंज इन एक्सचेंज रेट दैट इज चेंज इन डिमांड, तो देखो यहाँ पे भी यही है, चेंज इन डिमांड सबसे पहला इज इंक्रीज इन डिमांड, ये रेट थी इंक्रीज इन डिमांड यानी D1 ऊपर गया तो रेट इंक्रीज हो गई, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड में लेफ्टवर्ड कब आया, एक्सचेंज रेट कम हो गई, समझा क्या? अरे बोलो ना। सिमिलरली सप्लाई का है, सप्लाई बढ़ी इंक्रीज इन सप्लाई, राइट वर्ड शिफ्ट एक्सचेंज रेट कम हो गई, सप्लाई कर्व में डिक्रीज हुआ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गई, समझा क्या? इसको रटना मत, रट लिया तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, बेसिक बात समझना, कर्व बना लेना सीख लेना। दूसरी बात कर्व में क्या क्या साइड में लिखना है, और एक ये लैंग्वेज पढ़ लेना, it will lead to this, देखो जैसे if supply foreign exchange increase it will lead to rightward shift from SS to S1 S1, समझा क्या? as shown in figure now at the original exchange rate there is an excess supply, इसकी वजह से new exchange rate moves down to OR1, समझा क्या? कर लोगे क्या, लैंग्वेज बना लोगे? अरे बोलिए ना,
चलो पहले क्वेश्चन 2 बताइए, डिमांड है या फिर सप्लाई है? अच्छा सॉरी, अच्छा डिमांड मतलब आउटफ्लो, सप्लाई मतलब इनफ्लो। करो 1 2 3 4 5 6 7 लिख लो पहले, और तसल्ली से करना, जल्दबाजी में नहीं। बड़ा इनफ्लो आउटफ्लो के लॉजिक से समझना, समझना, बाहर पैसा देने वाले हैं, बाहर से पैसा आने वाला है। हाँ बस जल्दी जल्दी, हुआ क्या? हो गया? चले, चलो बेटा, इंडिया, इंडियन गोइंग टू यूएसए फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, डिमांड, क्यों डिमांड? आउटफ्लो, ठीक है। डोनेशन ऑफ $500 million रिसीव्ड, सप्लाई, इनफ्लो। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना, इंपोर्ट हो रहा है तो गुड्स तो इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन पेमेंट बाहर करना है तो आउटफ्लो, डिमांड। इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, फॉरेन टूरिस्ट टू इंडिया टू विजिट 7 वंडर्स, सप्लाई। परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड, डिमांड। बॉट £500 टू सेल फॉर स्पेकुलेशन, डिमांड। अब इधर बच्चा कंफ्यूज होता है, सर बेचेंगे ना, अरे पर आज तो ना बेचा है, समझा क्या? आज तो £500 जब बेचेगा तब भी पैसा बाहर ही जा रहा है, समझा क्या? चलो किसके सारे सही थे? क्या गलत किया? ठीक है, समझा गया। बे खरीदा है, खरीदा यानी पर बेचेंगे ना, हर जगह देख, तूने बाहर भी तो खरीदा, तो हर जगह डॉलर ही है, तूने यहाँ पे भी, समझा? चले आगे, क्लियर? चलो बेटा क्वेश्चन 3। Why does demand for foreign exchange rises arise for speculative activities? बताइए भाई। बताइए, लिखना मत आंसर, मुझे बताओ। हाँ ठीक है, और भाई सीधा सा बेसिक है, people speculate on foreign currencies for with the aim of selling them in the future for gain, कि आज सस्ता है बाद में महंगा होगा, तो सस्ते में खरीद लो, बाद में बेच दे। ये लिख पाएंगे क्या सब? चले, चलो दिस वाज बेटा इजी। फोर्थ, why does the demand for foreign currency fall and supply rises when its price rises? मतलब इन शॉर्ट कि क्यों डिमांड का इनवर्स रिलेशन है एक्सचेंज रेट से, और सप्लाई का क्यों डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ती है, एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो डिमांड कम क्यों हो जाती है, और एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो सप्लाई क्यों बढ़ जाती है? बेटा एक्सचेंज रेट बढ़ रही है इसका मतलब समझ लेना, हम डेप्रिशिएट हो रहे हैं और फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। अब फॉरेन करेंसी अगर अप्रिशिएट हो रही है और हम डेप्रिशिएट हो रहे हैं, हम डेप्रिशिएट हो रहे हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे। एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं यानी सप्लाई बढ़ रही है, समझा? एक्सपोर्ट बढ़ रहा है यानी सप्लाई बढ़ रही है।
और अगर हम डेप्रिशिएट हो गए तो हम इंपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं यानी डिमांड कम हो रही है, तो इसलिए डिमांड फॉल और वो राइस। समझा? दे पाओगे रीजन एग्जाम में, लिख पाओगे अच्छी लैंग्वेज में? अरे हाँ है ना, कि एस भाई डिमांड बढ़ती है तो हम डेप्रिशिएट हो जाते हैं, सॉरी एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो हम डेप्रिशिएट हो जाते हैं और फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है। तो जैसे ही वो हम डेप्रिशिएट हो गए तो हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की। कैसे? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह इंक्रीज हो जाएंगे। समझा क्या? या हमारे इंडिया सस्ता हो गया तो टूरिज्म इंडिया का बढ़ जाएगा, तो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो सप्लाई बढ़ गई। बाहर महंगा हो गया तो बाहर से हम खरीदना कम कर देंगे, तो इंपोर्ट कम, इंपोर्ट कम तो डिमांड कम। बाहर महंगा हो गया घूमना तो अब हम बाहर कम जाएंगे, तो इंपोर्ट सॉरी टूरिज्म कम तो डिमांड कम। समझा क्या? सबको बता पाओगे ना रीजन? बेटा इस चैप्टर को रटना मत, इस चैप्टर को टेक्निकली करना। चले चलो बेटा, अब आपको फिफ्थ में आई विल से ग्राफ व्राफ बना के करिए। अब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे डिमांड सप्लाई के। visit to foreign countries for sightseeing by the people of India is on the rise. What will be its likely impact on foreign exchange rate and how? Now what you have to do बेटा, क्वेश्चन समझो। दो स्टेप करने हैं, पहले तो ये समझना है डिमांड हो रही की बात हो रही है या सप्लाई की, ये हो गया। फिर दूसरा समझना है इंक्रीज की बात हो रही है या डिक्रीज की। चलो ये मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले वो बना लेना, ठीक है? सबसे पहले साइड में बना लेना, एग्जाम में मत लिखना भले। डिमांड और सप्लाई। अच्छा, विजिट टू फॉरेन कंट्रीज, हमारे इंडिया में हम आ रहे हैं, इंडिया वाले बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं यानी टूरिज्म बाहर जा रहा है, यानी डिमांड बढ़ रही है, यानी डिमांड बढ़ रही है यानी राइटवर्ड शिफ्ट। एक्सचेंज रेट क्या हो गई? बढ़ गई, एक्सचेंज रेट बढ़ गई। समझा क्या? अरे समझा? बोलो सबको। क्वांटिटी समझ गया क्या? अरे जैसे $1 टू 80 तो 1 इज द क्वांटिटी ना। सबको समझा क्या ये? व्हाट यू हैव टू डू इन एग्जाम कैसे करो, समझोगे? देखो वापस क्या बोल रहा है, इंडिया वाले लोग बाहर घूमने जा रहे हैं तो मुझे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए क्या बाहर का, तो बाहर वालों की डिमांड बढ़ गई। अच्छा अभी हमने देखा बिल्कुल बेसिक सी, डिमांड सप्लाई। अरे हाँ है ना, ये रही एक्सचेंज रेट, ठीक है? अब डिमांड बढ़ गई क्योंकि हम बाहर घूमने जा रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज और चाहिए क्या, तो डिमांड बढ़ गई यानी राइटवर्ड शिफ्ट, तो अब डिमांड में वापस राइटवर्ड शिफ्ट लाओ। अब इनका इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइन खींचो इधर सीधा, तो एक्सचेंज रेट बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। क्लियर? ऐसे ही करना एग्जाम में जिससे आप आंसर क्लियर लिख पाओ। अब आप पूरा इंपैक्ट सही लिख पाओगे। As sightseeing is increased by Indians, we will need more foreign exchange. Therefore, demand for foreign exchange will increase, and there will be increase in the rate of exchange. या exchange rate. समझा क्या? और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा वेटेज है, तो प्रॉपरली डायग्राम बनाना, ठीक है क्या? समझा सबको? अब समझा क्यों कंसेप्ट जरूरी है? वही ट्रिक करना। क्वेश्चन 6, हाउ डज गिविंग इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट्स इन्फ्लुएंस फॉरेन एक्सचेंज रेट? हाँ जी बताइए। अच्छा इस एक्सपोर्ट्स के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं तो क्या इंक्रीज होगा? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है यानी सप्लाई, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है यानी सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है यानी सप्लाई के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट। बताओ अब क्या होगा? डिमांड सप्लाई वही रही, सप्लाई के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, प्राइस विल डिक्रीज, करेक्ट? एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज। समझा क्या? क्लियर? Foreign exchange rate in India is on the rise recently. What impact is likely to have on exports and how? सोच सोच दिमाग लगा,
समझो समझो, दिमाग लगाओ, सारे कंसेप्ट चलेंगे बेटा, इससे अच्छा चैप्टर नहीं है कोई। हाँ जी, अब एक्सचेंज रेट बढ़ रही है तो दूसरा इंपैक्ट समझो, हम अप्रिशिएट हो रहे हैं, डिप्रिशिएट हो रहे हैं, डेप्रिशिएट हो रहे हैं हम, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे कम होंगे, तो एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। समझा क्या? अरे समझा? अरे हम चीप हो गए, तो अब तू इंडिया से आईफोन खरीदेगा या बाहर से? इंडिया से, और बाहर वाले भी इंडिया से, तो एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। समझा? क्लियर? क्या बोलो ना बेटा, डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन 9, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर इंक्रीज होंगे या कुछ होंगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है यानी इनफ्लो हो रहा है, यानी सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, अभी देखा था एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज। बेटा अभी याद आ गया इंक्रीज डिक्रीज, एग्जाम में जल्दबाजी मत कर देना, भले ही 1 मार्क का क्वेश्चन है, डायग्राम बना के ही करना साइड में, जस्ट टू बी श्योर। 1 1 मार्क का बहुत वैल्यू बेटा, 99 आते हैं, बहुत रोना आता है, मुझे भी तुम्हें भी। चलो 10th, वायर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज डायरेक्टली रिलेटेड, समझा दोगे तो डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि वो चीप होती है तो सप्लाई विल इंक्रीज, वही वाला लॉजिक। क्वेश्चन 11, अच्छा, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी इज वन एंड द सेम थिंग? नो, मीनिंग भले ही दोनों का सेम है, पर वो होता है फ्लेक्सिबल के अंदर और एक होता है फिक्स्ड के अंदर, ठीक है क्या? अच्छा एक बात बतानी बस, हाउ डू टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री? दोनों एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करवा देते, दोनों एक्सपोर्ट इंक्रीज करा देते, समझा क्या? चले जल्दी से, द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च इनक्रेडिबल इंडिया और अतुल्य भारत कैंपेन, लक्षद्वीप गए और ये हुआ, उससे क्या होगा बताइए? सप्लाई बढ़ जाएगी तो एक्सचेंज रेट कम हो जाए। एग्जाम में क्वेश्चन था मोदी जी लक्षद्वीप गए, तो बताइए टूरिज्म का हुआ भी, लोग मालदीव की जगह फिर लक्षद्वीप जा रहे हैं, करेक्ट क्या? हैड एन एडवर्स इंपैक्ट, यानी इंडिया विल, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? डेप्रिसिएशन। उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या होगा? अच्छा डेप्रिशिएट हो गई तो एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, इंपोर्ट्स विल डिक्रीज, ठीक है क्या? डिस्कस विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, मतलब $1 ये था, अब ये हो गया, समझा क्या? चलूं क्या आगे? बताइए 14th, अच्छा ऑल टाइम लो का मतलब अच्छी बात नहीं है, ऑल टाइम लो का मतलब बहुत खराब बात है लॉजिकली, डेप्रिशिएट हो रहा है। ऑल टाइम लो का ऐसे मत समझ लेना आज की तारीख में इसको ऐसा करो, ऑल टाइम लो 86 रुपीज, इसलिए करेक्ट कर रहा हूँ, वैसे समझा क्या? ऑल टाइम लो मतलब आज तक की लोएस्ट हो गई इंडियन करेंसी, बिल्कुल ही गिर गई बेटा। तो बताइए इसका इंडियन इंपोर्ट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंडियन इंपोर्ट्स विल डिक्रीज, क्लियर? क्लियर क्या? 16th, क्वेश्चन 16 मेरा खुद दिमाग लगाना। चलिए भाई, बाहर से लोग इंडिया के अंदर आके काम कर रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है यानी इनफ्लो, यानी सप्लाई, सप्लाई बढ़ गई यानी क्लियर। अब क्लियर हुई क्या बातें सारी? 17th,
हाउ विल दिस इम्पैक्ट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी? डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल डिक्रीज. क्यों? क्योंकि इंपोर्ट्स कम हो गए तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाए. एक्सचेंज रेट नहीं पूछा है यहाँ पर. फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी. अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ एक्सचेंज रेट पर क्या इम्पैक्ट आएगा. सोचो. डिमांड कम हुई है, बढ़ी नहीं है. सोचो, मुझे नहीं पता, ऐसे करके देखो. कंफ्यूज लग रहे हो. सप्लाई वो सेम है, डिमांड कम हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके सोचो. पक्का है क्या? ठीक, समझा क्या? 18th. बताओ बेटा, ऐसा कौन होगा और ऐसा कौन होगा? करेक्ट क्या? स्माइल. क्योंकि रिकॉर्डेड है जंप, यानी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई. डेप्रिशिएट हो गई तो बल्ले बल्ले किसकी बेटा? एक्सपोर्टर की. तो एक्सपोर्टर विल बी लाइक दिस और इंपोर्टर विल बी. ठीक है क्या बेटा? अरे हाँ या ना? समझा? चलो. अच्छा, दिस इज सेम लाइक कि इंडिया के अंदर लोग बिजनेस कर रहे हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा सेम. चलो लास्ट 21. डिफेंड और रिफ्यूट. जिसको एजेंट करना जल्दी. लास्ट क्वेश्चन. हाँ जी. depreciated significantly, this has led to distress for Indian importers. Defend or refute? Defend. yes सर, उनका दुख हो रहा है क्योंकि depreciate हो रही तो imports कम हो जाते. समझा क्या? क्या आपके कंसेप्ट क्लियर हुए अब सबको? चलो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, foreign exchange market. Foreign exchange market is a market in which foreign currencies are bought and sold. बिल्कुल बेसिक. तीन फंक्शन है इसके. कितने? तीन. ट्रांसफर, क्रेडिट और हेजिंग. ट्रांसफर फंक्शन मतलब भाई क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइक बिल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट्स एंड टेलीफोनिक ट्रांसफर. मतलब एक देश से दूसरे देश फॉरेन करेंसी ट्रांसफर हो सकती है. सेकेंड, क्रेडिट फंक्शन मतलब उधार पे भी यहाँ पे काम हो सकता है. आपने पढ़ा होगा 11th में बेटा, लेटर ऑफ क्रेडिट. तो जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक उधार चलेगा बेटा. with maturity period of 3 months, generally used for international payments. Credit is required in order to enable the importer to take possession of goods. Hedging function. What is hedging function? जब हम आज ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं लेकिन हमें लगता है लॉस हो सकता है. मैंने क्या बोला? एक्सचेंज रेट तो इंक्रीज डिक्रीज होती है ना. तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आज की रेट पर पेमेंट बाद में होगा तो लफड़ा हो सकता है कि बाद में बढ़ जाए या कम हो जाए. तो इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? हेजिंग करते हैं. समझा क्या? enter into an agreement to sell and buy goods on some future date at current prices and exchange rate. It is called hedging. मतलब ट्रांजैक्शन तो बाद में होगा लेकिन रेट हम आज ही डिसाइड करें. क्यों? क्योंकि इंपोर्टर को लग रहा है यार उसको भी बहुत नुकसान हो सकता है, एक्सपोर्टर को लग रहा है उसको भी बहुत नुकसान हो सकता है, तो दोनों अपने नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? हेजिंग. ठीक है कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट वेयर वी बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज. इट हैज थ्री फंक्शंस: ट्रांसफर, क्रेडिट एंड हेजिंग. लास्ट दो तरह के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्पॉट एंड फॉरवर्ड. स्पॉट एंड फॉरवर्ड नाम से समझ आ रहा है. स्पॉट बोलते सर ऑन द स्पॉट. समझा क्या? तो स्पॉट बोले तो सर आज ही रिसिप्ट और पेमेंट हो रहा है, आज ही ट्रांजैक्शन हो रहा है और आज ही डिलीवरी हो रही है. इन विच रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली. जनरली एक दिन अलाउ करते हैं, सॉरी 2 business days इज अलाउड. यहाँ पे जो रेट चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉट एक्सचेंज रेट और करंट रेट ऑफ एक्सचेंज. स्पॉट बोले तो सर ऐसा मार्केट जिसमें ट्रांजैक्शन आज ही हो रहा है, पेमेंट और रिसिप्ट दोनों ही आज हो रही है. जनरली 2 दिन और भी बिजनेस डेज दे सकते हैं. नाउ व्हाट इज फॉरवर्ड मार्केट? नाम से समझ आ रहा है फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर का कुछ. तो इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ रेट अग्रीड अपॉन टुडे. समवॉट लाइक वी डिस्कस्ड इन हेजिंग कि सर क्या है, ट्रांजैक्शन तो बाद में होगा पर हम रेट आज ही अग्री कर रहे हैं. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर की रेट आज ही अग्री कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाट इज नोन एज फॉरवर्ड मार्केट. यहाँ पे जो रेट चलती होगी उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट. इसके दो फायदे: टू मिनिमाइज द रिस्क, टू मेक प्रॉफिट. समझा क्या? इससे चैप्टर समाप्त. जल्दी से रिवाइज करते क्या क्या देखा, जल्दी 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 जल्दी.
सर हम आए फॉरेन एक्सचेंज. व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? सर फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं ऑल अदर करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी. सर व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? सर इज द रेट एट विच वन यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद another domestic currency. दो चीज, करेंसी अप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन. व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन? कि सर जो डोमेस्टिक करेंसी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. एग्जांपल मैंने दिया, $1 80 था, $1 वाज इक्वल टू ₹80, अब 85 हो गया, तो इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट, फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट. इस पे इंडिया पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सर हम सस्ते हो गए तो हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज, हमारे इंपोर्ट डिक्रीज, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज. करेंसी अप्रिसिएशन, सर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. इंपैक्ट क्या है? हमारे इंपोर्ट बढ़ गए क्योंकि हम महंगे हो गए, और एक्सपोर्ट हमारे कम हो गए, नेशनल इनकम कम हो गई. ठीक है क्या? तीन तरह से एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है: फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज फ्लोटिंग. फिक्स्ड इज आल्सो नोन एज पेगिंग वाला, वहां पे गवर्नमेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, रेट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट. एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी रखनी पड़ती है, गोल्ड रिजर्व्स करने पड़ते हैं, एक्सटर्नल वैल्यू करेंसी करनी तय करना पड़ता है, दैट इज नोन एज पेगिंग. समझा कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट भी डिसाइड करनी पड़ती है. अच्छा यहाँ पे दो चीज होती है, यहाँ पे डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन. devaluation, depreciation same impact, revaluation, appreciation impact same. Now flexible also known as free exchange rate system या market वाला, यहाँ पे everything is decided by market forces of demand and supply. यहाँ पे volatile रहता है, यहाँ पे there is no government intervention, no government को कोई exchange reserves maintain करने की जरूरत नहीं है. Then आया managed floating और dirty floating. यहाँ पे क्या होता है? Sir primarily rate is determined by market forces, but if it is outside those limit, the central bank intervenes by buying or selling. समझा क्या? This is known as dirty floating. If there is no intervention by central bank, it is known as clean float. Correct? अच्छा, इसके अलावा देन वी हम आए डिमांड पर. डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोले तो आउटफ्लो. क्यों चाहिए फॉरेन एक्सचेंज? सर इंपोर्ट के लिए, टूरिज्म बाहर जा रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड, हम बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर स्पेकुलेशन, और हाँ रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स. डिमांड का कैसे कर्व होगा? डाउनवर्ड स्लोप, इनवर्स रिलेशन विद एक्सचेंज रेट. लॉजिक भी समझा. देन आए सप्लाई. सप्लाई बोले तो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, बोले तो एक्सपोर्ट, बाहर वाले लोग इंडिया के अंदर टूरिज्म करने आ रहे हैं, बाहर वाले लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट फ्रॉम अब्रॉड, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम अब्रॉड. समझा? बाहर वाले स्पेकुलेशन कर रहे हैं. इट हैज अ डायरेक्ट या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, डायरेक्ट रिलेशन, राइट. एक्सचेंज रेट कैसे डिफाइंड होगी? सर दोनों के इंटरसेक्शन से. फिर इंक्रीज डिक्रीज वाला आई होप यू विल बी एबल टू डू इट. क्या करना है? क्वेश्चन आ गया जैसा आपने देखा, आपको सबसे पहले इंपैक्ट देखना है, सप्लाई की बात हो रही है या डिमांड की. सेकंड स्टेप में क्या करना है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, और नई एक्सचेंज रेट बनाकर देख लेना. देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैन इज अ मार्केट जहां पे फॉरेन एक्सचेंज इज बॉट एंड सोल्ड. तीन तरह के फंक्शन: ट्रांसफर, क्रेडिट, हेजिंग. दो तरह के मार्केट, स्पॉट एंड फॉरवर्ड. स्पॉट मार्केट में रिसिप्ट एंड पेमेंट इज इमीडिएटली, दो बिजनेस डेज और अलाउ करते हैं. फॉरवर्ड मार्केट में सर ट्रांजैक्शन विल बी डन एट अ फ्यूचर डेट बट अ रेट इज अग्रीड अपॉन टुडे. रेट इज नोन एज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट. समझा गया? इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज खत्म हुआ. 2 मिनट का ब्रेक. हाँ जी भाई आ जाइए. लेट्स स्टार्ट विद बैलेंस ऑफ पेमेंट. फॉरेन एक्सचेंज खत्म कर दिया, ब्रेक ओवर. स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. वेरी इजी चैप्टर. आ जाइए. नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है which provides what? Systematic record of all the economic transactions between residents of a country and the rest of the world in a given period of time. बहुत सारी बात है. It is an accounting statement. Second, it provides a systematic record. किसका? Economic transaction. क्या होता है अभी देखेंगे. Between what? Residents of the country and rest of the वर्ल्ड. मतलब हमारे इंडिया के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किए उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कौन बताता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज या डिक्रीज होगा. तो बीओपी इज व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट व्हिच शोज व्हाट द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सर रेसिडेंट मतलब वही रेसिडेंट का मतलब जो नेशनल इनकम के अंदर था. समझा क्या? रेसिडेंट हम लोगों ने जो भी बाहर के साथ जो भी ट्रांजैक्शन किए, कौन से वाले ट्रांजैक्शन? इकोनॉमिक. those all will be recorded in balance of payment. It is an, वापस सारे साथ में बोलिए, it is an accounting statement
providing systematic record of all the economic transactions between resident of the country and rest of the world in a period of time. Given period of time, generally accounting year. ठीक है. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितने तरह के, पहले समझते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है. ऑल दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स सर्विसेज मनी एंड एसेट्स. वो सारे ट्रांजैक्शन जिसमें टाइटल बोले तो ओनरशिप चेंज हो जाएगा गुड्स का, सर्विसेज का, मनी का या फिर एसेट्स का. कितने तरीके के हैं सर? 4. कितने तरीके के हैं? 4. विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल. विजिबल आइटम्स बोले तो फिजिकल गुड्स. ठीक है क्या? बोले तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जनरली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स. इनविजिबल आइटम बोले तो सर्विसेज. यूनिलैटरल ट्रांसफर बोले तो वन वे या वन साइडेड ट्रांस, इसको हम क्या बोलते हैं? अनरिक्वेटेड ट्रांसफर. वो जो हार्दिक का एग्जांपल लिया था फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर. दोनों चीजें हुई थी, पहले पापा भेज रहे थे पैसा, फिर ये भेज रहा था. दैट इज व्हाट बेटा यूनिलैटरल ट्रांसफर, आल्सो नोन एज अनरिक्वेटेड ट्रांसफर. फोर्थ इज कैपिटल ट्रांसफर्स. व्हाट आर कैपिटल ट्रांसफर्स? सर जिसके अंदर एसेट लायबिलिटी पर इंपैक्ट आता है. कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल पेमेंट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, बोरिंग्स और सेल ऑफ एसेट्स. समझा क्या? 4 तरीके के सॉरी 4 तरीके के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन: विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल. व्हाट आर विजिबल आइटम्स? फिजिकल गुड्स, राइट? इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड, एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड विल कम अंडर विजिबल item. Services are invisible item, whether you are providing it, whether you are receiving it. Correct? Third आया unilateral transfer, one sided transfer, also known as unrequited transfers. And fourth is capital transfer. समझा क्या? BOP के अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितने तरह के? 4 तरीके. समझा क्या? अब आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. सिमिलर टू अकाउंटिंग, यूजेस अ डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है क्या? ऑल्सो हैज 2 साइड्स, क्रेडिट और डेबिट. क्रेडिट बोले तो इनफ्लो, क्रेडिट बोले तो इनफ्लो. ऑल इनफ्लो और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. डेबिट साइड बोले तो ऑल आउटफ्लो और यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. मतलब फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो क्रेडिट साइड, फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है तो डेबिट साइड. अरे समझा क्या? बोलो ना, बोलिए ना, समझा क्या? क्या हो गया? क्या बोला मैंने? इनफ्लो, सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फिर पेमेंट रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. डेबिट बोले तो आउटफ्लो, यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड पेमेंट रिसीव्ड और मेड. पेमेंट मेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. समझा क्या सबको? अरे बोलिए ना. चले. रिसिप्ट्स इनफ्लो बोले तो क्रेडिट साइड. मतलब फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है बोले तो किधर रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड. फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है तो डेबिट साइड. समझा क्या? यहाँ पे बेटा डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट नहीं है, उल्टा है. क्रेडिट वर्ड कम्स इन, डेबिट वर्ड गोज आउट. समझा क्या? अरे हाँ. चलो. बैलेंस्ड बीओपी इफ डेबिट इज इक्वल्स टू credit, your receipts are equal to payment. Surplus BOP when credit is greater than debit, बोले तो receipts are more than payments. Deficit when debit is greater than credit, when, or can I say when payments are more and receipts are less. अरे हाँ या ना, बोलिए ना.
गाइस करिए क्वेश्चन 3 बताना है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। डेबिट बोले तो आउटफ्लो, क्रेडिट बोले तो इनफ्लो, या फिर ओपी पेमेंट रिसिप्ट। दिख रहा है क्या सबको? चले लोन, लोन फ्रॉम आईएमएफ, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है। क्रेडिट, क्रेडिट साइड, अरे हाँ या ना? चलो, इंडियन गवर्नमेंट रीपेज लोन टेकन फ्रॉम आईएमएफ, डेबिट। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ इन्फोसिस बाय जापानीज रेसिडेंट, क्रेडिट, पैसा आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ जूट टू श्रीलंका, क्रेडिट। एक्विजिशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय टाटा, तो पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है। परचेज ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना, डेबिट। सबके किस किस के सही? सारे सही। जो दिक्कत हुई समझ आया क्या? अरे हाँ या ना बोलो ना। चलो, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाँ जी। BOT refers to difference between the amount of exports and imports of visible item, only visible item, मतलब यहाँ पर इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स की बात नहीं हो रही, केवल किसकी बात हो रही है? विजिबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरो कंसेप्ट और अ ब्रॉडर कंसेप्ट, इट्स अ नैरो कंसेप्ट क्योंकि इसमें केवल विजिबल आइटम्स की बात हो रही है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। केवल गुड्स क्यों लिखा है? विजिबल आइटम्स, समझा क्या? चलिए, बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड, सरप्लस बीओटी कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, अरे हाँ या ना? डेफिसिट कब होगा? व्हेन एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स। ठीक है क्या? इसको हम बोलते हैं फेवरेबल बीओटी, इसको हम बोलेंगे अनफेवरेबल बीओटी। चले क्या? चलो, बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। यहाँ पे सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ओनली विजिबल आइटम्स चारों। ऑल नेचर ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर सो जो स्टार्टिंग के 3 वो करंट होते हैं, लास्ट वाला इज कैपिटल। विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल आर करंट। ठीक है क्या? नैरोअर कंसेप्ट, वाइडर कंसेप्ट। ठीक क्या? कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, सुनना, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो साइड तो है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, लेकिन उसके दो पार्ट है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल। जैसे हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल, वैसे ही करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। समझा क्या? तो सबसे पहले आता है किसमें? करंट अकाउंट, which records all the transactions relating to export and import of goods and services and unilateral transfer during a given period of time। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया? विजिबल प्लस इनविजिबल प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर। समझा गया? इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट इनकम भी आता है, वो देखेंगे। हमने 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन देखे थे, अरे हाँ या ना? तो कहने से ये तीनों किस में रिकॉर्ड होंगे? ये तीनों किस में रिकॉर्ड होंगे? करंट अकाउंट। अरे हाँ या ना? ये तीनों किस में रिकॉर्ड होंगे? करंट अकाउंट। तो लॉजिकल बात है, कैपिटल किस में रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज से कुछ एसेट लायबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ता है क्या? नो, देश की एसेट लायबिलिटी पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो इससे एक बात समझ आई, सर करंट अकाउंट के अंदर वो सारे ट्रांजैक्शंस हैं which do not, very important बेटा, which do not impact asset and, ओह ये तो और गंदा दिख रहा है, which do not impact asset and
लायबिलिटी, मतलब हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज पर इससे कोई इंपैक्ट नहीं होता. Of a country in relation to rest of the world that do not give rise to future claim. एसेट एंड लाइट से फ्यूचर ऑब्लिगेशन ही होता है. कक्षा 11वीं में एसेट लायबिलिटी की डेफिनेशन यही पढ़ी थी. ठीक है, फ्यूचर में तो इनकम होगी, ये फ्यूचर में ऑब्लिगेशन आएगा. समझा क्या? विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल. ध्यान देना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स दैट इज मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शन और विजिबल ट्रेड. Export and import of services, unilateral or unrequited transfers to and from abroad, that is beta one-sided transaction. Income receipts and payment includes investment income in the form of interest, rent and profit. ये एक चौथा है जो किसके अंदर और आता है? करंट अकाउंट. सिमिलर टू पीएनएल, बेटा पीएनएल के अंदर ही आता है कि हमारे इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट, बाय डिविडेंड. समझा क्या? अरे हाँ या ना? बाय ग्रॉस प्रॉफिट. तो वही तो करंट अकाउंट के अंदर सिमिलरली ये चीजें आती. कौन सी? Visible, invisible, unilateral transfers, investment income from abroad, या income receipt and payment to and from abroad. ठीक है क्या? अब ध्यान देना, current account records all the actual transaction of goods and services which affect the income, output and employment of a country. So it shows the net income generated in the foreign sector. मतलब net क्यों बोला? क्योंकि हो सकता है हमने पेमेंट भी किया तो भी वो करंट के अंदर आएगा, और रिसीव हुआ तो भी वो इसके भी तो डेबिट क्रेडिट होगा ना. इसलिए इट शोज द नेट इनकम. किसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर? फॉरेन सेक्टर. पीएनएल में भी हो सकता है नेट प्रॉफिट, तो कितना जनरेट होता है. सिमिलर यहाँ पे नेट इनकम इंडिया ने कितनी जनरेट करी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सेक्टर, वो किसके अंदर आती है? करंट अकाउंट के अंदर. कितने कंपोनेंट्स बीओपी के? 2, करंट एंड कैपिटल. करंट अकाउंट shows the net income and records all transactions which do not impact asset and liability. 4, visible, invisible, unilateral, income to and from abroad. समझा क्या? पेमेंट भी आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हम हो सकता है ना हम भी बाहर प्रॉफिट दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो या इंटरेस्ट दे रहे हो. समझा क्या? अच्छा, नाउ विच इज द बिगर कंसेप्ट, बीओटी और करंट अकाउंट? करंट अकाउंट. व्हाई? क्योंकि बीओटी के अंदर केवल विजिबल है, करंट के अंदर विजिबल भी है, इनविजिबल भी है और यूनिलैटरल भी, और इनकम टू एंड पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड. Wider concept includes BOT. Narrow concept is includes only a part of current account. समझा क्या? Capital account. Capital account of BOP records all those transactions between residents of the country which cause a change in asset or liability. समझा क्या? तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी चीजें जिस सर एसेट एंड लायबिलिटी पर चेंज होता है या पोजीशन चेंज होती है, वो सारे किस में आएंगे? कैपिटल में. ठीक है क्या? Capital is concerned with financial transfers, so it does not have direct effect on income, output and employment. देखिए components, borrowings and lending to and from abroad. मतलब हमने उधार लिया वो भी इसमें आएगा, हमने उधार दिया वो भी इसके अंदर आएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों में. अरे समझ रहा है क्या? ठीक है. इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं या हमारे अंदर कोई कर रहा है. समझा क्या? टू एंड फ्रॉम अब्रॉड. चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर अगर इंक्रीज डिक्रीज होता है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उससे भी गवर्नमेंट के एक्सचेंज रिजर्व्स आर आल्सो एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो उस पर भी चेंज होगा तो इसके अंदर आएगा. समझा क्या? सुनिएगा, कैपिटल अकाउंट सर वो सारे ट्रांजैक्शन जिससे एसेट एंड लायबिलिटी पर इंपैक्ट आता है. 3 तरह के, बोरोइंग्स, लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, तीसरा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. समझा क्या? बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट. अच्छा एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट आओ, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट वर्सेस बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट. क्या लिखा है? बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट आर इंटर रिलेटेड. ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात. अ डेफिसिट इन करंट अकाउंट मस्ट बी सेटल्ड बाय सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट. डेफिसिट मतलब कम है और सरप्लस मतलब कुछ क्रेडिट हो रहा है. आप समझो कैसे, सुना क्या बोला? अगर करंट अकाउंट के अंदर क्या है? डेफिसिट है, तो उसको हम सही करेंगे कैसे? बाय कैपिटल अकाउंट पे सरप्लस लेके. सुनना एक मिनट, ये ढंग से समझाता हूं, पूरी टेक्निकल बात है. अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो हम उसको सही कैसे करते हैं? बाय टेकिंग सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट. समझे? करंट अकाउंट पे डेफिसिट है, कहना इसे एक बेसिक तरीके से समझते हैं. करंट अकाउंट में डेफिसिट है यानी पेमेंट ज्यादा है,
रिसिप्ट कम है, अरे हाँ या ना, खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है, तो क्या करेंगे, उधार लेंगे, लोन लेंगे। क्या लोन लिया, लोन लिया तो कहां पे क्या किया हमने, लोन लिया तो कहां गए हम, कैपिटल अकाउंट में। लोन लिया तो पैसा आया या गया, आया, आया यानी सरप्लस। लोन लिया यानी कैपिटल अकाउंट छेड़ा और कैपिटल अकाउंट का सरप्लस। समझा, क्लियर हुआ। अभी हमने बोला ना बोरिंग्स कैपिटल अकाउंट में आती है, पर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा यानी सरप्लस। समझा। अब उल्टा दूसरी बात क्या बोली, अ सरप्लस इन करंट अकाउंट मस्ट बी मैच्ड बाय डेफिसिट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसका उल्टी बात इन्होंने क्या बोली, सर अगर करंट अकाउंट में क्या है सरप्लस, तो व्हाट यू विल डू, सर यू विल डू कि करंट अकाउंट के अंदर आप सॉरी 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 कैपिटल अकाउंट के अंदर आप क्या करोगे, डेफिसिट की एंट्री मारोगे। कैसे, समझो। करंट अकाउंट के अंदर सरप्लस है यानी रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट्स, यानी आपके पास फालतू पैसा बचा है, एक्स्ट्रा पैसा बचा है। एक्स्ट्रा पैसे का क्या करोगे, उड़ाओगे तो है नहीं, इन्वेस्ट करोगे, करेक्ट। तो एक्स्ट्रा पैसा है तो आप क्या करोगे, देयर इज, आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट कर दोगे, या तो इन्वेस्टमेंट कर दोगे, या दूसरा बोल लो लेंडिंग टू अब्रॉड कर दोगे। या तो इन्वेस्टमेंट कर दोगे अब्रॉड में, या फिर लेंडिंग कर दोगे। तो पैसा आ रहा है जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लेंडिंग कर रहे हैं, तो जा रहा है, जा रहा है यानी डेबिट, डेबिट जाता रहा यानी डेफिसिट। क्लियर हुई क्या बात, बोलो ना, बहुत टेक्निकल बात है कि करंट अकाउंट पे सरप्लस तो कैपिटल अकाउंट के अंदर डेफिसिट डालना पड़ेगा, करंट अकाउंट पे डेफिसिट तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सरप्लस डालना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर हुआ क्या, चलिए, नहीं हुआ, देख वापस समझ। अच्छा डेफिसिट मतलब समझ आ रहा है, करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट है मतलब पैसे की कमी है, पर पैसे देना तो पड़ेगा, तो क्या करेंगे, उधार लेंगे। उधार किधर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अब उधार ले रहे हैं तो पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा तो आ रहा है ना, तो आ रहा है तो किस पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड जाता है यानी सरप्लस। सिमिलरली उल्टा समझो, करंट अकाउंट में पैसा ज्यादा है यानी देयर इज एक्सेस अमाउंट, व्हाट वी विल डू ऑफ एक्सेस अमाउंट, या तो इन्वेस्ट कर देंगे या लेंडिंग कर देंगे। इन्वेस्टमेंट लेंडिंग हो रही है तो कैपिटल अकाउंट। अच्छा पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है यानी डेबिट, डेबिट यानी डेफिसिट। क्लियर हुआ सबको, चलो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ट्रांजैक्शंस ब्रिंग अ चेंज इन करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम इन कैपिटल स्टॉक फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि इनकम पूरे साल भर की होती है लेकिन वेल्थ एक ही दिन की होती है, तो यहाँ पे इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। देखो कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, बोरिंग्स अगर कर रहे हैं तो किस पे आएगा, क्रेडिट साइड। लेंडिंग अगर कर रहे हैं तो किस पे आएगा, डेबिट साइड। पैसे जा रहे हैं, डेबिट मतलब आउटफ्लो, क्रेडिट मतलब इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड कहां जाएगा, अरे इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड पैसा आ रहा है, क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट किया अब्रॉड किधर आएगा, डेबिट साइड। फॉरेन एक्सचेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो सॉरी सॉरी डिक्रीज हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो डेबिट साइड, और इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड। ठीक क्या, अच्छा एक बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट मस्ट बी नोटेड दैट export and import of capital goods like plant and machinery are included in current account under the head visible items and not in capital account। very important, कोई मुझे बताएगा क्यों, पढ़ो जल्दी से। it must be noted that export import of capital goods like plant and machinery is included in current account under the head visible items and not in capital account। reason being क्योंकि वो क्या हो रहा है बेटा, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट फिजिकल गुड्स का, तो किस में आएगा, विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स किस में आते हैं, करंट अकाउंट। समझा क्या, क्लियर हुआ थोड़ा, चलो जल्दी से एक सेकंड देखो। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट showing systematic record showing economic transaction of residents of the country with rest of the world। it has two sides just like accounting, debit and credit। credit बोले तो inflow, sources of foreign exchange, payment received, ठीक है क्या। डेबिट बोला तो आउटफ्लो, यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पेमेंट मेड, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चार तरह के, विजिबल,
इनविजिबल यूनिलेटरल कैपिटल ट्रांसफर, विजिबल इनविजिबल unilateral income to and payment from abroad comes under current account. Capital transfer comes under capital account. बोलते borrowings, investment, change in foreign exchange reserves किसके अंदर आता है? Capital account. Balance of trade क्या है सर? Only difference between export and import of visible goods. तो BOT is a very narrower concept as compared to BOP. Clear? फिर बैलेंस, अच्छा कौन से ट्रांजेक्शन्स एसेट एंड लायबिलिटी पर इंपैक्ट कर रहे हैं? कैपिटल, वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? कैपिटल के। अच्छा कौन से ट्रांजेक्शन्स इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को? करंट, विजिबल इनविजिबल एंड, तो वो वहाँ रिकॉर्ड होते हैं। अगली बात, एक बहुत टेक्निकल बात सर, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी इन करंट अकाउंट, बोलते देयर इज डेफिसिट, उसको हम करेक्ट करेंगे बाय टेकिंग सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने उधार लिया तो पैसा आया। But if there is a surplus on current account, we will take a deficit on capital. Clear? डेबिट पे क्या आएगा, क्रेडिट पे क्या आएगा? क्लियर हो? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी क्या पूछा? बीओटी, व्हाट इज बीओटी? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना? 700, इंपोर्ट कितना? सॉरी एक्सपोर्ट कितना? 600, इंपोर्ट कितना? तो माइनस 100। आपको बताना पड़ेगा इंडिकेट इट्स नेचर, डेफिसिट एंड इट इज अनफेवरेबल बीओटी। बेटा लिखना पड़ेगा अनफेवरेबल बीओटी, समझा क्या? क्लियर? चले आगे, करिए बेटा, बताइए करंट में आएगा या कैपिटल में? हुआ क्या? ए हो गया क्या? चलो, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस बाय माइक्रोसॉफ्ट, कैपिटल। इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम जर्मनी, करंट। अब सुनना, यही एक टेक्निकल बात थी और मैंने अभी आपको एक लाइन पढ़ाई थी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर विजिबल आइटम्स वाले गुड्स का और भले प्लांट एंड मशीनरी, वो किस में आएगा? करंट। वो वाली बात नहीं पढ़ते हो तो हम किसको लिख देते इसमें? कैपिटल में, समझा क्या? चलो तीसरा, बोरोइंग्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ लोन, कैपिटल। गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटिव इन अमेरिका, करंट। यूनिलेटरल ट्रांसफर है क्या? परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड, डिमांड या सप्लाई? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, आउटफ्लो। समझा बेटा? आप समझ रहे एग्जाम में दोनों के क्वेश्चन साथ में आएंगे, दिमाग घुमाने वाले। फॉरेन एक्सचेंज का भी कंसेप्ट भी आएगा और बीओपी का भी आएगा, एक ही यूनिट है। आई होप यू नो दिस। चलिए, शिपिंग सर्विस बाय एन इंडियन कंपनी टू अ फॉरेन कंपनी, करंट। किसके अंदर? विजिबल इनविजिबल? इनविजिबल। फोर्थ, क्वेश्चन 4 दिख रहा है क्या? बताना विजिबल है इनविजिबल है?
हो गया क्या? चलो बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, करेक्ट, कोई विजिबल मत कर देना बेटा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ एलसीडी स्क्रीन, विजिबल। बैंकिंग सर्विस, एक्सपोर्ट, ये टी तो पढ़ा ही नहीं था ना मैंने, विजिबल। कंसल्टेंसी सर्विसेज, इनविजिबल। सही है क्या ये? चलो क्या बात है, बहुत ही इंटेलिजेंट। चलो बेटा, फिफ्थ, फिफ्थ के अंदर दो चीजें सुनिए, दो चीज आपको बताना है। 2 मिनट बेटा ध्यान दो। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको दो बातें बतानी है, कैपिटल या करंट, और दूसरी बात ये डेबिट पे रिकॉर्ड होगा या फिर क्रेडिट पे। हाँ जी, हो गया क्या? अरे समझ रहा है ना? हो गए पांचों? चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इन्वेस्टमेंट किस पे आता है? कैपिटल। तो एक बात तो समझ आई, कैपिटल। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है यानी क्रेडिट। समझा क्या? कैपिटल एंड क्रेडिट साइड। आपको रीजंस भी देने पड़ेंगे, दे देंगे ना रीजन। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड क्यों कैपिटल अकाउंट? सर इट विल गिव राइज टू लायबिलिटी, फ्यूचर के अंदर तो चुकाना पड़ेगा ना कभी पैसा, तो एसेट लायबिलिटी इंपैक्ट कैपिटल। दे पाओगे ना ऐसा रीजन? क्रेडिट क्यों? क्योंकि इनफ्लो हो रहा है। चलो अगला, ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू रिलेटिव्स अब्रॉड। अब्रॉड पे फंड जा रहा है, रिलेटिव बेटा रिश्तेदार से पैसा वापस नहीं आता, दिस इज यूनिलेटरल। यूनिलेटरल बोले तो पैसा आ रहा है जा रहा है, डेबिट। क्लियर? चलो बेटा, इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी, ये मशीनरी लेकिन कैपिटल में आना चाहिए ना, अभी पढ़ा। इंपोर्ट किस में है? करंट। और इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, तो यानी डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम नेपाल, सोचो सोचो, याद करो, मैंने करंट का एक पार्ट और पढ़ाया था, इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट। अब बताओ, करंट, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, क्रेडिट। क्लियर? लास्ट, इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन फ्रॉम चाइना, करंट, पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, डेबिट। क्लियर क्या? पांचों किसके सही? चलो क्वेश्चन 6 तो फर्जी, कर लो एक बार, फिर भी पढ़ लोगे क्या? कर लेंगे 6। चलो 7th बताइए। करंट अकाउंट आएगा क्या? ठीक है, और क्रेडिट, कैसे क्रेडिट? पैसा आएगा सर। वेर इज बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड रिकॉर्डेड? बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड, कैपिटल, क्रेडिट, कैपिटल में क्रेडिट साइड, करंट साइड, ठीक। चलिए समझा क्या यहां तक? नाइन्थ बेटा, नाइन्थ, करंट यूनिलेटरल, और पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है। 10th, सब अकाउंट मतलब समझ गए, कैपिटल या करंट, विच साइड, डेबिट या क्रेडिट। करेक्ट, वेरी इजी, जल्दी बताओ। हाँ, एक सेकंड, सब अकाउंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है यानी कैपिटल, विच साइड, क्रेडिट।
वेरी गुड क्वेश्चन बेटा 11th। अब ये आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज भी यूज हो रहा है, टेक योर टाइम। सबको ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब अगर इधर तुमने रट रखा है तो बेटा कहीं से भी कुछ नहीं करना, तुक्का ही चलेगा। फिर कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे इसके, ठीक है क्या? हाँ, जय माता दी नहीं चलेगा यहाँ पे, जय माता दी के लिए 4 चाहिए। ठीक है, चले चले। इंडियन इन्वेस्टर्स लैंड अब्रॉड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन विच सब अकाउंट ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट सच लैंडिंग इज रिकॉर्डेड? लैंडिंग हो रही है यानी कैपिटल। विच साइड पैसा जा रहा है? डेबिट। ठीक है क्या? बताइए, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ दिस लेंडिंग। पैसा जा रहा है यानी आउटफ्लो यानी डिमांड, यानी डिमांड आपको चाहिए, यानी डिमांड बढ़ रही है। अज्यूमिंग सप्लाई इज कांस्टेंट, क्या होगा एक्सचेंज रेट पर? बढ़ेगी। पक्का है क्या? करके देख लिया ना? वैसा मैं तुम पर फेथ कर रहा हूँ। लेक्चर जाएगा यूट्यूब पर, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सच्ची बताओ। पक्का है ना? एक्सचेंज रेट राइज कैसे किया? वही वही करके, राइट? ठीक क्या? है? चलो आ जाओ, लास्ट टॉपिक बचा है इसका, autonomous and accommodating items, autonomous and accommodating items। now इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मैं बोलूं तो उनका मोटिव दो तरीके से होता है, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग। ठीक है क्या? ऑटोनॉमस आइटम्स वो सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जिनका मेन एम क्या है बेटा? पैसा। बोले तो प्रॉफिट। जिनका मेन एम क्या है? प्रॉफिट। which takes place due to some economic motive such as profit maximization। सारे वो ट्रांजैक्शन जिनका एम क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एम क्या है? प्रॉफिट। those all are called autonomous transactions, also known as above the line items। अब मुझे बताइए, आप एक बिजनेसमैन है, आपको देश के बीओपी से कतई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, आपको तो प्रॉफिट से फर्क पड़ता है। तो ऑल दीज ट्रांजैक्शंस आर व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। अरे समझा क्या? समझा क्या? अब एक बात समझना, हम प्रॉफिट ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं, हर बार प्रॉफिट होता है क्या? कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो एक बात देना, इन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन की वजह से देयर इज व्हाट? सरप्लस और डेफिसिट इन बीओपी। मतलब या तो इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज। मतलब इन शॉर्ट, autonomous transactions create imbalances in BOP, are cause of BOP imbalance, that is या तो surplus या फिर deficit। किसकी वजह से होता है? autonomous, क्योंकि these are profit maximization transactions। तो इसमें it is not compulsory कि profit होगा या नहीं होगा। is in surplus, कब surplus होगा? जब autonomous receipts are more than autonomous payments। is in deficit when autonomous receipts are less than autonomous payments। now बेटा ये गैप आ गया, ये इम्बैलेंस आ गया, इस इम्बैलेंस को कुछ सही करना पड़ेगा क्या? तो उसके लिए जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अकोमोडेटिंग आइटम। उस गैप को अकोमोडेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अभी किया था हमने डेफिसिट इन करंट अकाउंट, सरप्लस इन कैपिटल। तो ये सरप्लस इन कैपिटल क्या है? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। सरप्लस इन करंट, डेफिसिट इन बीओपी। डेफिसिट इन बीओपी हमने किया, दैट इज व्हाट? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। गैप को कम करने की कोशिश। that are undertaken to cover the
gap in BOP. Such transaction are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transaction known as below the line items. Are compensating capital transaction which are meant to correct the disequilibrium in autonomous items of BOP. समझा क्या? कैसे कर सकते हैं मीट डेफिसिट? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज डिक्रीज करके या बोरोइंग्स करके. समझा क्या? चलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट. टेक प्लेस ड्यू टू इकोनॉमिक मोटिव, टेक प्लेस टू कवर डेफिसिट और सरप्लस, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बीओपी. और अकोमोडेटिंग तो सही किसको कर रहा है? बीओपी को. तो इट इज डिपेंडेंट ऑन बीओपी. both current and capital, it will take place only on capital. above the line item, below the line item. समझा क्या? एक बात ध्यान रखना, बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग सेंस, क्योंकि हम वो बैलेंस को ही तो सही करने के लिए सरप्लस से डेफिसिट कर रहे हैं कैपिटल पे. तो अकाउंटिंग की साइड में तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा हो गई. समझा क्या? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन लास्ट. The transaction carried on by monetary authorities of a country which causes change in official reserves are termed as official reserve transaction. मतलब फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज डिक्रीज करने के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन. गिव राइज टू ऑटोनोमस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, either deficit or surplus. The central bank may finance a deficit by reducing reserves या taking loan. समझा क्या सबको? अरे बोलिए ना. क्वेश्चन 13. क्या पूछा है? इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पर इंपैक्ट क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 13 आया क्या समझ? अच्छा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम से मुझे बताइए, सप्लाई बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी? सप्लाई बढ़ेगी. तो सप्लाई अगर फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ेगी यानी फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो बीओपी अच्छा होगा या खराब होगा? अच्छा होगा. तो इन शॉर्ट, मेक इन इंडिया प्रोग्राम will increase supply of foreign exchange or inflow of foreign exchange and will improve BOP. Import of pulses, outflow of foreign exchange होगा तो it will adverse the situation of BOP. करेक्ट, क्योंकि पैसा जाएगा. समझा क्या? बोलो ना. चलो 14th समझा ना? 13th वाज अ गुड क्वेश्चन बेटा. 14th, effect of rise in the price of foreign currency on BOP situation. सोचो. राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लॉजिक से समझो. राइज इन प्राइस हो रहा है यानी हम डेप्रिशिएट हो रहे हैं. हम डेप्रिशिएट हो रहे हैं यानी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं. तो दिस विल लीड टू फेवरेबल बीओपी क्योंकि इनफ्लो बढ़ेगा. समझा क्या? अरे क्वेश्चन समझ आ रहा है? ऐसा आएगा, टेक्निकल बातें क्लियर है तो बोलो भाई. 15th, deficit or disequilibrium in BOP may occur either due to autonomous transaction or due to accommodating transaction. Defend or refute. क्यों refute? क्योंकि सर disequilibrium केवल किसके साथ है? autonomous. Due to accommodating transaction नहीं आता, वो तो उस गैप को कम करने के लिए होता है. समझा क्या सबको? इसी से हमारा चैप्टर हुआ समाप्त. जल्दी से रिवाइज करते हैं. चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट सब ध्यान देगा. अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चार तरह के: विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफर. विजिबल गुड्स, फिजिकल गुड्स. इनविजिबल सर्विसेज. यूनिलैटरल वन साइडेड ट्रांसफर. एंड या वन साइडेड गिफ्ट्स या वन साइडेड रेमिटेंसेस आल्सो नोन एज अनरिक्विटेड ट्रांसफर. कैपिटल वाले which impact the asset and liability, borrowings, investment, right? Then balance of payment also is accounting की तरह डबल एंट्री होता है. इट हैज टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट. क्रेडिट बोले तो इनफ्लो, सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पेमेंट रिसीव्ड. डेबिट साइड बोले तो आउटफ्लो,
यूजेस या फिर पेमेंट मेड, करेक्ट। अगला बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट शोज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ओनली विजिबल आइटम, ठीक है। देन इसके दो कंपोनेंट्स है, करंट अकाउंट, कैपिटल। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है सर? सर इसके अंदर सारे विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल एंड इनकम एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड आता है। इट शोज द नेट इनकम जनरेटेड इन फॉरेन सेक्टर, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट, समझा क्या? अरे हाँ या ना? इट इज अ फ्लो कंसेप्ट, समझा? इससे एसेट एंड लायबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। कैपिटल अकाउंट सर, इसके अंदर वो सारे ट्रांजैक्शन आते हैं जिससे एसेट एंड लायबिलिटी पोजीशन पर इंपैक्ट आता है, इट शोज द वेल्थ ऐसा, ठीक है। इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, करेक्ट क्या सर? अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो वी विल इट करेक्ट इट बाय टेकिंग सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट। इफ देयर इज सरप्लस इन करंट अकाउंट वी विल टेक डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट, करेक्ट, ये हुआ। फिर autonomous transaction, accommodating transaction, autonomous transaction, economic transaction, international economic transaction which are done with the aim of profit maximization, known as above the line items, take place in current account and capital account both. It gives imbalances in BOP, either deficit or surplus, or it causes a gap in BOP. Sir, because of autonomous transaction there is a gap, उसको cover करने के लिए हम transaction करते हैं accommodating transaction. Below the line items takes place only in capital account, dependent on BOP, that is not dependent on BOP. What? Autonomous transaction, एक ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस और था, ठीक क्या? इसी से हमारा फॉरेक्स खत्म हुआ, बीओपी खत्म हुआ, 6 मार्क की हमने पूरी यूनिट करी, हमने क्वेश्चंस करे। सर्कुलर फ्लो हमारा बचा है 2 मिनट का आपको ब्रेक, फिर हम सर्कुलर फ्लो कर रहे हैं। हाँ जी, हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रह गया था नेशनल इनकम वाले दिन, तो उसको अभी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कंसेप्ट पढ़ते हैं स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है जी। स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो refers to which is measured over a period of time for the year, जैसे स्टेटमेंट एंड पीएनएल फॉर द ईयर, तो उसके अंदर टाइम डायमेंशन आ गया। बैलेंस शीट एज ऑन पर्टिकुलर पॉइंट, समझा क्या? तो इसी से एक समझ आ गया, वेल्थ इज अ स्टॉक कंसेप्ट, इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इट हैज अ टाइम डायमेंशन। स्टैटिक कंसेप्ट, डायनेमिक कंसेप्ट, ठीक है क्या? चलिए, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31st इज अ स्टॉक कंसेप्ट, नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2021, टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी, ड्यूरिंग जनवरी बोले तो टाइम डायमेंशन आ गया। मनी सप्लाई, एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, स्टोर्ड एंड प्रोड्यूस्ड। चलिए जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 1, दिख रहा है क्या या थोड़ा जूम करूं? लो पहले A to F कर लो, कर लो भाई। हो गया क्या? अरे A to F हो गया क्या सबका? चलो इसको हाथों डिस्कस भी कर लेते हैं। चलिए, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन स्टॉक, लॉसेस फ्लो, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर, स्लो कौन बोल रहा है? ठीक है, प्रॉफिट फ्लो एज ऑन स्टॉक, इतना सबका सही पक्का? करिए।
ठीक है, हुआ क्या? अरे हो गया क्या? चलो बड़ा, सेविंग्स फ्लो, नेशनल इनकम फ्लो, कैपिटल स्टॉक, नंबर परसेंट ड्यूरिंग दिसंबर फ्लो, बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट स्टॉक, रॉ मटेरियल ऑन 31 जनवरी स्टॉक, प्रोडक्शन, वेल्थ, जीडीपी, क्यों जीडीपी फ्लो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ऐसे करते थे ना, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। समझा क्या? चले आ जाओ। सर्कुलर फ्लो का मतलब, सर सर्कुलर फ्लो मतलब साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from households to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। बहुत सारी बातें बोल दी, वापस पढ़ते हैं। refers to cycle of generation of income in the production process, its distribution among factors of production and its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services। in short, सर सर्कुलर फ्लो के अंदर देयर आर, हमारे टू सेक्टर इकोनॉमी है तो देयर आर टू सेक्टर्स, हाउसहोल्ड्स और कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स। हाउसहोल्ड फर्म्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बदले इनकम, तो फैक्टर पेमेंट मिलते हैं उनको, उनके पास इनकम मिलती है तो वो वापस क्या करते हैं? पैसा खर्च करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, उसके बदले फर्म्स वापस उनको क्या देती है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो हो क्या रहा है लॉजिकली? सर हाउसहोल्ड पैसे कमाता है, पैसे कमा के पेमेंट देता है, वापस पैसा यूं से यूं घूमे जा रहा है, उनको फैक्टर इनकम मिला, उनने उसका कंजम्पशन किया, दैट इज व्हाट बेटा सर्कुलर फ्लो। चलो इसको समझते ढंग से। देखो household is providing firms with household is providing firms with factor services या फिर factors of production। फैक्टर सर्विसेज या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बदले फर्म्स इनको क्या देती है? फैक्टर पेमेंट्स। अरे ठीक क्या? अच्छा, व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उसके बदले क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब इनका पैसा आ गया, ये क्या करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब गुड्स या सर्विसेज यूज करते हैं तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, उसके बदले फर्म्स इनको क्या दे देती है? गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज व्हाट नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अरे हाँ है ना बेटा, एक बात ध्यान रखना, इसके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू मेक दिस सर्कुलर फ्लो। ठीक क्या? देखो फोटो देखोगे तो यहाँ पे फर्म प्रोड्यूसिंग हाउसहोल्ड, इन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करे, इसके बदले इनको फैक्टर पेमेंट मिला, फैक्टर पेमेंट मिला तो इन्होंने कंजम्पशन किया, पैसे दिए, उसके बदले इनको गुड्स एंड सर्विसेज मिली। समझा क्या? ठीक क्या? चलिए अब इसके अंदर दो तरह के फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो। व्हाट इज रियल फ्लो? जहां पे केवल सर्विसेज की बात हो रही है, मनी की बात नहीं हो रही, जैसे कि हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। हाउसहोल्ड्स ने क्या प्रोवाइड किया? फैक्टर सर्विसेज, फर्म्स ने वापस क्या दिए? गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज नोन एज रियल फ्लो, ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। ठीक क्या? फैक्टर सर्विसेज एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आ जाते हैं मनी फ्लो। इन्होंने इनको क्या पे किए? फैक्टर पेमेंट्स, इसके बदले इन्होंने क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। समझा क्या? समझा क्या? चलो, रियल फ्लो, मनी फ्लो,
flow of goods and services, flow of money. Involves exchange of goods and services, involve exchange of money. There may be difficulties अगर केवल physical flow हो तो. क्यों? barter system कल ही पढ़ा था. barter system का लफड़ा क्या है? SP की CD. lack of double coincidence of bonds, lack of store of value, lack of common measure value, lack of standard deferred payment. No difficulty in case of money flow, also known as nominal flow, also known as physical flow. चलो बेटा, मान लो 4 सेक्टर होते तो 4 sectors of the economy: household, producing sector, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M. लेकिन हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे लिए केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी बोले तो हमारी केवल क्लोज्ड इकोनॉमी है. तो बेटा ध्यान रखना, एक बात एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है, केवल 2 ही इकोनॉमी यानी 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या होगी? सेम. क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इंपॉर्टेंस इन शॉर्ट NFI विल बी 0. ध्यान रखना, क्वेश्चन भी है सैंपल क्वेश्चन में कि जीडीपी और जीएनपी सेम कब होगी, ऐसा कुछ एमसीक्यू कुछ है. समझा क्या? वो अपन लास्ट में देखेंगे. हाउस होल्ड एंड फर्म, ठीक है क्या? अच्छा, एक कंसेप्ट और रह गया, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस. लीकेजेस क्या है? अगर पैसे को विड्रॉ किया किस में से? सर्कुलर फ्लो में से. तो अगर पैसा विड्रॉ हुआ तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कम होगा? कम हो जाए. तो इम्पैक्ट क्या होगा? रिजल्ट नॉट अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग and it means leakages reduces the flow of income. इंजेक्शन बोलते हैं इनकम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर से पैसा इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो सर्कुलर फ्लो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा. समझा क्या? जल्दी से एक सेकेंड. सर्कुलर फ्लो, stock and flow. So stock is a concept which is measured at a particular point of time. It has no time dimension, it is a static concept. Flow which is measured over a period of time is a dynamic concept and it has a time dimension. ठीक है? Then circular flow देगा. circular flow मतलब such cycle of generation of income in the process of production and its distribution among the factors of production. Finally it's circulation from households to firms in the form of consumption expenditure and return of goods and सर्विसेज. ठीक है क्या? हाउस होल्ड्स फर्म को प्रोवाइड करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले उनको मिलता है फैक्टर पेमेंट्स. फिर वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, उसके बदले उनको मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज वाला इज रियल फ्लो, आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो. फैक्टर पेमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज मनी फ्लो, आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो. हम केवल 2 सेक्टर वाला पढ़ रहे हैं और इसमें अच्छी बात है, इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. समझा क्या? चलो, इसी के साथ हमारा आज का पूरा खत्म. अब हम क्या क्या कर चुके हैं? नेशनल इनकम पूरा कर दिया सर्कुलर फ्लो लेकर, देन हमने मनी एंड बैंकिंग किया, बजट कर लिया, और आज हमने फॉरेक्स और बीओपी किया. हमने 28 मार्क्स हमारे कवर कर लिए. चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर.